हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज मैं एक नया मानव स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसका नाम है वॉरियर विलन। और ये वॉरियर विलन के इस एपिसोड स्टार्टिंग हम एक बंदे को देखते हैं, वो बोल रहा होता है कि मानना पड़ेगा मिनिस्टर ऑफ जस्टिस फैंग जंग, हम कितना स्ट्रांग तुम्हें समझते हो उससे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि सियाओ टैन से हम 3 लोग और हमारे साथ डा मैन से 10 मास्टर, पूरा 13 महान मास्टर मिलकर तुम पर एक स्नीक अटैक किया, फिर भी हम तुम्हें इतना आसानी से मार नहीं पा रहे। ये सुने बाद सामने वाला बंदा बोल रहे होते तुम सारे लोग मिलकर मुझ पर क्यों अटैक कर रहे हो, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या जेंग जेंग अभी तक जिंदा है, अगर वो जिंदा है तो कहां पर है। ये सुने बाद वो 13 लोगों में से एक मास्क वाला बंदा बोल रहा होता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम पर गुस्सा करूं या तरस खाऊं। क्या तुझे सच में अभी भी लगता है कि वो चेंग जेंग अभी मुसीबत में है और इसी वजह से उसे बचाने के लिए तुम यहाँ पर आ गए हो? और क्या तूने पहले इसके बारे में कभी भी सोचा है कि वो चेंग जेंग जानबूझ के तुम्हें यहाँ पर बुला रहा है, बुलाने के बाद हमें यूज करके तुझे जान से मार रहा है। ये सुने बाद सामने वाला बंदा यानी फेंग जेंग हिल जाता है और बोलने लगता है कि ऐसा सपने भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो चेंग जेंग ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनने बाद मास्क पहने वाला बंदा बोलने लगता है कि देखो भाई, तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि तू एक मिनिस्टर ऑफ जस्टिस है और तुमने जस्टिस के लिए काफी सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, तो इसलिए वो सारे लोग तुम पर गुस्सा है और उनमें से वो चेंग जेंग भी एक है। ये सुने बाद फेंग जेंग बोलने लगता है ओहो, तो ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है मुझे पूरी तरह से समझ आएगा और तुम सारे लोग मिलकर एक अच्छे प्लान तो बना ही लिया, पर क्या तुझे सच में लगता है मैं इतना आसानी से तुम सारे लोग के हाथ में मर जाऊंगा? ऐसा सपने भी नहीं होने वाला। ये बोल के वो फेंग जेंग अपने जो भी बचा कुछ एनर्जी यूज करके अपने हाथों में एक ड्रैगन जैसी चीज बनने लगता है। इसके बाद वो ड्रैगन को काफी बड़ा जैसा बनने लगता है। इसके बाद ये चिल्लाने लगे क्या तुझे सच में लगता है मैं फेंग जेंग अकेला मर जाऊंगा? ऐसा सपने भी नहीं होना, अगर मैं मर रहा हूं तो मैं तुम सारे लोगों को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। ये बोल के उस ड्रैगन को उस सारे लोगों की तरफ भेजने लगता है अटैक करने के लिए। ये देखने के बाद वो सारे लोग मिलकर एक जोरदार अटैक करते हैं उस ड्रैगन पर और वो सारे अटैक्स टकराने की वजह से वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाती है। और तभी हमें राइटर बताता है कि और उसी दिन वो महान मिनिस्टर ऑफ जस्टिस फेंग जेंग वहीं पर मर गए हैं और उसकी मौत की जगह यान स्टेट के कांगकुई माउंटेन के अंदर हुई है। और तभी आप उसी कांगकुई माउंटेन के आसपास एक अकाडमी होता है, उसका नाम नानसियान अकाडमी होता है वहीं पर। और तभी हम देखते हैं वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स क्लास के अंदर आ रहे होते हैं। तब उसी क्लास के अंदर देखते हैं और उसी क्लास के अंदर एक मोटा सा लड़का उसके बाजू वाले लड़के से पूछ रहा होता है कि एन जंग उठो और मुझे बताओ आज किसका क्लास है। पर वो एन जंग बंदा कुछ भी जवाब नहीं देता। इसे देखने के बाद वो मोटा बंदा बोल रहा होता है कि एन जंग जल्दी उठो और मुझे बताओ। ये बोलता बोलता वो एन जंग को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो देखता है वो एन जंग को काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है और उसके सिर से भी खून आने लगती है। ये देखने के बाद ये मोटा पूरी तरह हिल जाते हैं। इसके वजह से वो सामने वाले बंदों को देखकर चिल्ला रहा होता है कि गाउडी तुम कमी ने कही का, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई, तुम लोग एन जंग को इतना मारा कि वो इस वजह से मर गया। और वो मोटे बंदे का नाम डू सोसो होता है, आगे से हम इसे सोसो ही बुलाएंगे। इसे देखने के बाद एक गाउडी चिल्ला रहा होता है कि तुम सोसो, तुम कमी ने कही कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की, क्या तुझे मरना है क्या? इसे देखने के बाद सोसो बोलने लगता है तुम कमीनों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे से झूठ बोलने की? मैंने देखा तो तुम लेसन के पहले मेरे दोस्त एन जंग को काफी ज्यादा कुटाई कर रहे थे और इसी वजह से अब देखो एन जंग पूरी तरह से मर गए हैं। ये सुने बाद गाउडी बोलने लगता है मानना पड़ेगा भाई तुझे, क्योंकि मुझे लगा था कि हम उसके मारते समय कोई भी नहीं देखा और तुमने जैसे तैसे उसे देख लिया, तो इसलिए मैं भी मान रहा हूँ हम सारे मिलकर उस एन जंग को थोड़ा बहुत कुटाई कर दिया और मुझे पूरा यकीन है कि वो एन जंग इतना कुटाई की वजह से बिल्कुल भी नहीं मरा होगा। ये बोलने के बाद एक गाउडी वो एन जंग के सिर पर पैर रख के बोल रहा होता है कि तुम कमी ने क्या कितने देर नाटक करोगे, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, तो इसलिए उठ जा। ये बोल के एक जोरदार किक उसके सिर पर कर देते। इसके वजह से वो एन जंग काफी दूर जाकर ऐसा गिर जाता है और इसे देखने के बाद वो सोसो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से वो अपने मनी मां सोचने था आज तो मैं तीनों कमीनों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सोचने तुरंत बाद ये उस गाउडी के फेस पर एक जोरदार पंच कर देता है। इसके वजह से उसके नाक से खून आने लगती है। तब एक गाउडी चिल्ला रहा होता है कि मोटे सुअर का क्या तेरा हिम्मत कैसे हुई मुझे पंच मारने की, अब तू बिल्कुल भी बच ही नहीं पाएगा। ये बोलने के बाद उसके दोनों चमचों को ऑर्डर देने लगता है जाओ, जाने के बाद उस मोटे सुअर को टाइट से पकड़ लो। और ये सुनने के बाद वो दोनों जाकर उस मोटे को पकड़ लेते हैं। इसके बाद भी वो मोटे बोल रहा होता है कि तुम कमी ने गाउडी कही का, तुमने आज मेरे दोस्त को जान से मार डाला, अगर तुम मुझे भी जान से नहीं मार तो आगे जाकर मैं तुझे जान से मार डालूंगा और अपना दोस्त का बदला ले लूंगा। और ये सुनने के बाद वो गाउडी सोसो के पेट के ऊपर एक जोरदार किक कर देता है। इसके बाद बोलने लगता है कि ऐसा लग रहा है तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त की काफी ज्यादा याद आ रही है, तो इसीलिए तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त के पास भेज देता हूँ। इसके बाद वो गाउडी एक चाकू निकालते हुए बोल रहा होता है तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि एक नॉर्मल अकेडमी नहीं बल्कि हमारे जैसे क्रिमिनल्स के लिए अकेडमी है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई बंदा किसी को मर्डर कर भी तो तब भी कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। और अगर हम वो नल्ले बंदे एन जैन के बारे में बात करें तो उसके पास कोई फादर नहीं कोई मदर नहीं, तो इसलिए उसे मार भी तो कोई भी पूछने नहीं आने वाला यहाँ पर। और ये सुनने के बाद सोसो बोल रहा होता है कि तुम फिर से मेरे दोस्त को नल्ले बंदे की बोलने की हिम्मत भी की तो मैं तुझे वहीं पर जान से मार डालूंगा। ये सुनने के बाद गाउडी बोलने लगता है कि नहीं मैं तुझे वो मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि उससे पहले मैं तुझे ही जान से मार डालूंगा। ये बोल के उस चाकू लेके उस पर अटैक करने ही वाला होता है। इसे देखने के बाद सोसो काफी ज्यादा डर जाता है। इतने में वो गाउडी इस पर अटैक कर देता है। इसके वजह से वहां पर खून आ जाती है, पर वो खून सोसो की नहीं बल्कि एन जंग की होती है, क्योंकि उसने बीच में उस चाकू को पकड़ लिया होता है अपने हाथ से। इसके बाद एन जंग काफी गुस्से से इस गाउडी को काफी ज्यादा घूर के देखने लगता है। इसे देखने के बाद गाउडी को पूरी तरह से फट जाती है। इसके वजह से चिल्लाने लगता है
नहीं नहीं एनजांग का भूत आ गई यहाँ पर। और उसे देखने के बाद उसी क्लास के बाकी टीचर भी चौंक जाता है और बोलने लगते हैं अरे बाप रे हमने पहले देखा था कि वो सच में एनजांग मर गया था, पर अब कैसे उठ गए। और उसे देखने के बाद सोसो भी अपने मनी मन सोचने थे क्या ये सच में एनजांग है या इसका भूत है। और तभी हम एनजांग की तरफ देखते वो अपने मनी मन सोचने लगता है कि मैं फैंगजांग वहां पर मर गया था, वो कांगुए माउंटेन के ऊपर, और वहां पर मरने के बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं जैसे वीक बच्चे की बॉडी के अंदर रिबन हो जाऊंगा, पर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, ये बच्चा भी उसी समय मर गया जिस समय पर मैं ही मर गया था। तो इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और अपना बदला कैसे लिया जाए उसके बारे में अच्छी तरह से सोचना चाहिए। और मेरा बदला लेने से पहले इस बच्चे को जिसने मारा उससे मेरा बदला लेना चाहिए, ये बोल के उस गाउडी के सामने जाता हूँ। जाने के बाद काफी गुस्से से बोल रहा होता है कि तो बोलो भाई तुम कैसे मरना चाहते हो मेरे हाथों से। और उसे देखने के बाद क्लास के बाकी टीचर काफी ज्यादा डर जाते हैं, इसके वजह से डर के मारे उस क्लास से बाहर आके भागने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक हट्टा कट्टा बंदा आ जाता है, उसका नाम मास्टर ल्यू होता है, और मास्टर ल्यू उस बच्चे को पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि तुम बच्ची का ही क्या, तुम क्लास से बाहर क्यों जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा क्लास अभी भी स्टार्ट होने वाला, तो इसलिए चुपचाप वापस क्लास के अंदर जाओ। इसे देखने के बाद ये बंदा बोल रहा होता पर मास्टर वो क्लास के अंदर वो एनजांग बोल ही रहा होता, तभी मास्टर इसको ऐसा नीचे फेंक देता है। और फेंकने के बाद उस क्लास की तरफ जाते हो जाता अपने मनी में सोचने तो वो बच्चे एनजांग का ही क्या वो फिर से हमारे स्कूल के अंदर गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। और तभी हम उस क्लास के अंदर देखते हैं, तब हम देखते हैं वहां पर वो कावड़ी का एक टांग पहले ही हमारा एनजांग तोड़ दिया होता है, इसके वजह से वो कावड़ी जमीन पर पड़ा हुआ पूरी तरह से चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे। तब हम देखते हैं हमारा एनजांग उन तीनों बंदों में से एक और बंदा को कुटाई करते हुए बोल रहा होता है जब तूने पहले मुझे पंच किया तब इसके वजह से मेरा 2 वाइटल पंच पूरी तरह से बर्बाद हो गए, और तू मोटे तूने मुझे 16 बार पंच किया, इसके वजह से मेरे इंटरनल ऑर्गन्स थोड़ा बहुत डैमेज हो गए हैं। और फाइनली कावड़ी तुम ही ये सारे कांड का पीछे का लीडर हो, क्योंकि तुमने ही मुझे बुलाया अकेला, और जब मैं तुम्हारा बात मान के अकेला तुम्हें मिलने के लिए आया तभी तुम इस सारे लोगों को यूज करके मुझे जान से मार डाला। और इतना ही नहीं तुम पहले ही मुझे काफी ज्यादा टॉर्चर कर चुके हो, तो इसलिए वो सारे टॉर्चर का बदला अब मैं लेके रहूंगा, और तुमने मुझे पहले जितना टॉर्चर किया उससे 10 गुना टॉर्चर करके तुझे मार डालूंगा। ये बोलने के तुरंत बाद एनजांग एक चाकू को निकालता है, निकालने के तुरंत बाद उन तीनों में से मोटे बंदे के पास जाता है, उसको पकड़ के काफी बार उसके बॉडी के ऊपर स्टैब कर देते हैं, और उतने बार उसके बॉडी के ऊपर स्टैब करने की वजह से वो मोटे को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसके वजह से वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। तभी वहां पे वो मास्टर ल्यू आ जाता है, आने के बाद बोलने लगता है कि रुक जाओ वहीं पे। और ये सुनने बाद हमारा एनजांग उस मोटे बंदे को वहीं पर छोड़ देते हैं, इसके वजह से उसका हालत काफी बुरा दिख रहा होता है। इसे देखने के बाद ये मास्टर ल्यू अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अरे बाप रे यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिक, क्योंकि मैंने देखा उसने सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर 23 टाइम्स उस मोटे को स्टैब किया, और ये सोचता ये मास्टर उस मोटे को और भी गौर से देखने के बाद पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि हमारा एनजांग ने उसको ऐसे प्लेसेस पर अटैक किया कि उसको वजह से उसको काफी ज्यादा दर्द होता है, पर वो बिल्कुल ही नहीं मरता। और गैस आगे से हम हमारे मेन कैरेक्टर को एनजांग नहीं बल्कि सिर्फ जैंग ही बुलाएंगे। इसके बाद मास्टर ल्यू उसके पास जाता है, उसका कॉलर पकड़ते हुए बोल रहा होता है तुम बच्चे क्या तुमने ऐसा कैसे कर पाए हो, तुम मुझे सच बताओ वरना मैं तुझे यहीं पर जान से मार डालूंगा। ये सुनने के बाद जैंग अपने मन ही मन सोचने लगता है कि इस बच्चे की मेमोरी के मुताबिक 9 ग्रेड बैंडिट्स में ये भी एक बैंडिट आ जाता है, और वो सारे 9 ग्रेड बैंडिट्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए उनके पास अपने खुद की टेरिटरी है। और मैं किस मार्शल अकेडमी में पढ़ रहा हूँ, वो अकेडमी यान स्टेट के कांगमैन माउंटेन के आसपास है, और ये मार्शल अकेडमी में नहीं बल्कि ये सारे 9 ग्रेड बैंडिट्स के कोई भी टेरिटरी में कोई भी लाश नहीं होती, क्योंकि ये सारे टेरिटरीज की लीडर ही काफी बड़े कमीने हैं, तो वो सारे अपने लिए क्यों लाश रखेंगे। और उसके साथ ही वो सारे टेरिटरीज के अंदर कोई ना कोई मार्शल अकेडमी होती है, वो सारे मार्शल अकेडमी में टीचर कोई ना कोई क्रिमिनल होता ही, और इन सारे कमीने के अंदर रहने की वजह से ये सारे स्टूडेंट्स भी ऐसा कमीने जैसा बनते जा रहे हैं, और उन जैसा कुछ कमीने मिलके गैंग बना लेते हो। गैंग बनाने के बाद जो भी बंदा वीक दिखे उसे जाकर पुली करते हैं वो लोग। और मुझे देखो मैं पिछले जन्म में एक मिनिस्टर ऑफ जस्टिस था, पर अब तो देखो ये सारे कमीने के बीच में ऐसा फंस गया, और ये सब सोचता जैंग उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। इसे देखने के बाद मास्टर ल्यू बोलने लगता है कि तुम बच्चे का क्या तुम मुझसे इतना डर गए, इसके वजह से तुम मेरे को कोई भी आंसर नहीं दे रहे हो। सुनने के बाद जैंग हंसते हुए बोल रहा होता है सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप मुझ पर इतना गुस्सा होकर इतना क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि मैं सिर्फ आप ही के टीचिंग को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे ये बोला था कि तुम बिना किसी अच्छी वजह के किसी से पंगा मत लेना, और इसके बाद भी कोई भी बंदा तुझे साथ पंगा लेने के लिए तेरे पास आ गया तो उसे नंगा करके ही छोड़ना। तो इसलिए आपके टीचिंग को फॉलो करते ये तीनों लोगों को पूरी तरह से नंगा करने वाला था, पर बीच में आकर आपने ही रोक दिया। ये सुने बाद मास्टर ल्यू थोड़ा गुस्से से बोल रहा होता है पर तुमने ऐसा बिल्कुल भी पहले कभी नहीं किया, पर तुम अचानक ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सुने बाद सोसो बोलने लगता है मास्टर ल्यू इसमें जैंग का कोई भी गलती नहीं, पहले उस गाउडी ने स्टार्ट किया ये सब। तब जैंग बोलने लगता है कि मास्टर ल्यू इसके पीछे कुछ बड़ा रीजन बिल्कुल नहीं है, पहले मैं अपने आप को बचाने के लिए वो सारे लोग मुझे कितना भी बुली करते मैं सहते आ रहा था, और आज मेरा सब्र पूरी तरह टूट चुका है, तो इसलिए मैं आज ये डिसीजन लिया है कि जो भी बंदा मुझे पहले बुली करता था वो सारे लोगों को मैं आज से बुली करना चालू करूंगा। तो इसलिए आज से जो भी बंदा मुझे काइंडनेस दिखाएगा उसको मैं दुगना काइंडनेस दिखाऊंगा, और जो भी बंदा मुझे बुली करने की कोशिश करेगा उसको मैं दुगना बुली करूंगा। ये सुनने के बाद मास्टर ल्यू बोलता है ओहो तो ऐसी बात है। ये बोलने के बाद वो मास्टर ल्यू अपने पोटली के अंदर से कुछ ऐसा निकालने लगता है, और इसे देखने के बाद जैंग भी उसे ही देखता हुआ सोचने लगता है कि अरे बाप रे ये क्या कर रहे हैं सोच रहा है। और तभी वो मास्टर ल्यू हंसते हुए उसके पोटली के अंदर से एक और छोटी पोटली को जैंग को देता हुआ बोल रहा होता है कि बच्चे तुम्हारा एटीट्यूड मुझे काफी ज्यादा पसंद
पसंद आया और मैं देख सकता हूँ तू ये काफी ज्यादा इंजूर हो चुके हो, तो इसीलिए ये सारे पैसे लो। लेने के बाद एक हॉस्पिटल के अंदर जाके वहाँ पर एक अच्छी डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवा लो। ये सुनने के बाद जंग भी थोड़ा चौक जाता है और चौकते अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है उस पोटी को लेने के लिए। तब ये देखने के बाद वो मास्टर लू उसके हाथ में वो पोटी रख देता है और बोलने लगता है कि एक बार तू पूरी तरह से रिकवर हो जाए, उसके बाद आकर मुझे ग्रेट बैंडिट हॉल के अंदर मिलना, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। ये सुनने के बाद जंग बोलने लगता है कि थैंक यू मास्टर लू आपके दया के लिए, और मैं ऐसा ही करूंगा। और ये सारे कांड को देखने के बाद एक गाउडी जोर से चिल्ला रहा होता है कि एन जंग तुम कमी न कहीं का, तुमने आज आकर हमारे गैंग के तीनों लोगों को पूरी तरह से हट गए। अगर इसके बारे में हमारे गैंग के हायर अप्स को पता चले गए तो वो हायर अप्स आकर तुम्हें और तुम्हारे सारे दोस्त को जान से मार डालेंगे। ये सुने तुरंत बाद जंग अपने पास के एक चाकू को निकालता है, निकालने के तुरंत बाद इसके तरफ फेंक देता है और वो चाकू इतना तेज से आ रहा होता है कि इसके वजह से वो गाउडी से डाउज बिल्कुल भी नहीं कर पाता। इसके वजह से वो चाकू आ जाता है और इसके एक ईयर को पूरी तरह से कट कर देती है। अब जंग बोल रहा होता है कि तुम्हारा गैंग की हायर अप्स को नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा गैंग को लेगा, इसके बाद मैं तुम्हारा गैंग को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दूंगा। ये बोलने के बाद ये सोसो से बोल रहा होता है चलो सोसो यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है। अब ये सोसो बात जाते जाते पूछ रहा होता है कि जंग तुम्हारे साथ आज क्या हुआ, क्योंकि तुम वो सारे लोगों को पूरी तरह से डरा के रख चुके हो और नॉर्मली तुम ही वो सारे लोगों को देखने के बाद पूरी तरह से डरते थे, पर वो सब भी छोड़ो, पर अब हम कहाँ पर जा रहे हैं। ये सुनने के बाद वो जंग पूरी तरह से वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और उसे देखने के बाद ये सोसो चिल्ला रहा होता है जंग जंग तुम्हें क्या हुआ, उठ जाओ प्लीज। और तभी यहाँ पे शिफ्ट होता है कहीं और जगह पे। तब हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा सिंहासन पर बैठा हुआ था, उसके सामने कोई बंदा घुटने पर बैठा हुआ होता है और वो सिंहासन पर बैठने वाला बंदा डासी किंगडम का किंग होता है और वो बोलने लगता है कि फैंग जंग मेरा बेटा एक ट्रबल में फंस गया है यान स्टेट के अंदर, तो इसीलिए तुम वहीं पर जाकर उसे तुरंत ही बचा लो। ये सुनने के बाद फैंग जंग थोड़ा चौंक जाता है और पूछने लगता है कि पर मैजेस्टी वो यान स्टेट हमारे डासी किंगडम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वीक है, अगर ऐसी बात तो वहाँ पर जाने के बाद हमारा प्रिंस के ऊपर कैसे मुसीबत आ सकती है। ये सुनने के बाद किंग बोलने लगता है मुझे भी इसके बारे में अच्छी तरह से नहीं पता, पर मुझे अभी अभी खबर आया है कि मेरा बेटे एक बड़ी मुसीबत में फंस गया और वो मुसीबत से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहा, और उसका सच्चा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारे अलावा कोई और ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ उसे वहाँ पर जाकर बचाने के लिए, तो इसलिए तुम वहीं पर तुरंत ही जाओ और तुम्हारा दोस्त चिंजांग को बचा के फिर से वापस लेके आओ। ये सुने तुरंत बाद फेंग जंग उसके दोस्त को बचाने के लिए उसके तरफ काफी तेजी से बढ़ते बढ़ते अपने मनी में सोचने लगता है कि दोस्त चिंजांग मेरे लिए कुछ ही देर वेट करना, उसके बाद मैं आकर तुझे जरूर बचाऊंगा। और ऐसा बचाते बचाते मेरा जान भी जाए तब भी मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे तुम्हारा जान इंपॉर्टेंट है। अभी वहाँ पे काफी सारे ऐसे साड़ो जैसे दिखने वाले बंदे आने के बाद बोलने लगता है कि तुम्हारे दोस्त ही तुझे मारने के लिए बोला है, तो इसलिए हम तुझे जान से मार रहे हैं। तभी जंग नींद से जाग जाता है, इसके बाद अपने मनी मन सोचने लगता है अरे बाप रे कितना डरावना सपना था। और तभी ये देख लेता है कि वो सोसो इसको अपने पीठ के ऊपर बिठा के कई बार ले जा रहा होता है, और तभी ये सोसो बोला होता है कि अरे बाप रे जंग तुम दिखने के लिए काफी ज्यादा पतले दिखते हो, पर जब मैं उठा रहा हूँ तब मुझे समझ आएगा तुम काफी ज्यादा भारी हो। ये सुने बाद जंग बोलने लगता है मोटे तुम वेट के बारे में बात करके तुम मुझे हंसाना मत। और ये सोसो को जंग पहले जागने के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता, तो इसीलिए अचानक उसको आवाज सुनने के बाद पूरी तरह से डर जाते हैं और उसके बाद बोलने लगता है जंग जंग तो तू फाइनली जागे, मुझे लगा था कि तुम अभी भी बेहोश हो, तो इसलिए मैं तेरे बारे में उल्टा सीधे बात कर रहा था, तो इसलिए मुझे प्लीज माफ कर दो। ये सुनने के बाद जंग बोलने लगता है मोटे इसके बारे में तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ये सुनने के बाद इस मोटे को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, इसके वजह से बोलने लगता है जंग जंग तुम कमी नहीं कही कि तुम मुझे मोटा मत बोलो, क्योंकि मैं इतना भी मोटा नहीं हूँ। और वो सब भी छोड़ो, मैं काफी ज्यादा डर गया था, तू जब क्लास के अंदर आने के बाद मुझे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था तब, और तू फिर से खड़ा होगा तब मेरे सांस में सांस आएगा और मुझे काफी ज्यादा खुशी भी हुई। ये सुनने के बाद जंग थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला होता है कि सोचो तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार मैं इतना आसानी से बिल्कुल भी नहीं मरूंगा। ये बोलता बोलता वो दोनों एक हॉस्पिटल के पास आ जाते हैं और आने के बाद वो सामने की तरफ देखते हैं, वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई होती है और उसे देखने के बाद सोचो बोल रहा होता है ली जल्दी तुम्हारे मास्टर को बुलाओ, क्योंकि मेरा दोस्त काफी ज्यादा इंजूर हो चुका है, तो इसलिए उसे तुरंत ही ट्रीटमेंट की जरूरत है। तभी से देखने के बाद लियू नाम की लड़की इसके तरफ आते हुए बोल रहा होता है क्या हुआ इस बड़े भैया को, क्योंकि इस बड़े भैया को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ये बड़े भैया काफी मुश्किल से जिंदा है। ये सुनने के बाद सोचो जंग से बोल रहा होता है जंग तुम काफी लकी बने हो, क्योंकि अगर ये लियू बाहर खड़ी होती है इसका मतलब उसका मास्टर अंदर है, इसका मतलब ये है कि वो मास्टर तुम्हें जल्दी ही ट्रीट करेगा। ये सुनने के बाद लियू बोलने लगते है कि माफ करना, पर मास्टर इस बड़े भाई को बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद सोसो रोने लग जाता है, रोते रोते बोल रहा होता है अगर तुम्हारा मास्टर ने मेरे दोस्त को ट्रीट नहीं किया तो वो अभी मर जाएगा, तो इसलिए प्लीज ट्रीट करवा दो। तभी उसके मास्टर बाहर आते हुए बोल रहा होता है किसका मैंने की हिम्मत हुई मेरे हॉस्पिटल यानी ग्रैंडपा कू के हॉस्पिटल के सामने आकर इतना शोर मचा रहा है, और नासियांग स्ट्रीट के अंदर सभी लोगों को ये पता है कि मैं यानी ये बुढ़ा कू 3 सिचुएशन में बिल्कुल भी किसी का ट्रीटमेंट नहीं करेगा। और उसमें पहला सिचुएशन जब मैं पूरी तरह से पी के टली हो चुका तब मैं किसी को भी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। दूसरा सिचुएशन जब यहाँ पर रात हो चुका तब भी मैं किसी का भी ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। और तीसरा सिचुएशन जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तब भी मैं उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और तुम्हें देखने के बाद मुझे पूरी तरह से यकीन हो रहा है कि तुम लोगों के पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, इसलिए दफा हो जाइए ऐसे। ये सुने तुरंत बाद इस सोच से अपने घुटने पर आ जाते हो, आने के बाद बोलने लगते हैं प्लीज आपसे मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरे दोस्त को ट्रीट कर दिया, अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो मेरे दोस्त यहीं पर मर जाएगा। ये सुने बाद बुढ़ा खूब बोलने लगता है कि तुम कितना
कितना भी भीख मांग लो फिर भी मैं उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ये सुनने बाद जंग अपने पास की वो पैसे की पोटली को उस बुढ़ा को दिखाते बोलो क्या तुम्हारे लिए काफी है। और पैसे की पोटली को देखने के बाद ये बुढ़ा पूरी तरह हिल जाता है। इसके बाद बोलने लगता है कि तुम्हारे पास सच में पैसे है, अगर ऐसी बात तुमने पहले क्यों नहीं बोला, तो इसलिए आजा आजा अंदर आजा, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार। ये बोलने के बाद उस जंग को अंदर ले जाया जाता है। इसके बाद वहाँ पर जाकर उस बुढ़ा को उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसके हाथ को चेक करने लगता है। और ऐसा थोड़ी देर चेक करने के बाद ये पूरी तरह से हिल जाता है और बोलने लगता है तेरे अंदर का पूरा ऑर्गन बर्बाद हो गया। नॉर्मली तुम अभी तक पूरी तरह से मर जाना चाहिए पर तुम अभी तक कैसे जिंदा हो। ये सुनने के बाद जंग बोलने लगता है उसके बारे में जाने की कोई भी जरूरत नहीं तुझे, इसीलिए जाओ जाने के बाद कुछ ऐसा सर्पेंटाइन प्लांट्स को ले, उसके बाद नई आयरन लीव्स को भी, इसके साथ सिनेबर गैल ब्लैडर्स को भी, और इसके साथ कैरियर ट्रीट्स को भी, और उसके साथ 3 पॉइजन गैसेस को भी, ये सारे मिलाकर मुझे एक दवाई बना दो और वो दवाई थोड़ा जल्दी बनाओ क्योंकि उसे मुझे तुरंत ही पीना है। सुनने के बाद बुढ़ा को बोलने लगता है कि बकवास, पूरी तरह से बकवास, अगर तू सच में इस जैसे बकवास मेडिसिन को पिए तो वहीं पर मर जाएगा। इसके बाद उसका दिया हुआ उस पैसे की पोटी को वहीं पर रख देता है। इसके बाद बोलने लगता है कि मुझे तेरे पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तुम अपना पैसे को वापस लो और मेरा नाम बदनाम करने के बारे में सोचना भी मत। ये सुनने के बाद जंग बोलने लगता है कि बुढ़ा को आपको भी अच्छी तरह से पता है कि नॉर्मल मेडिसिन बाहर की चोट ठीक करने के लिए काम आती है पर अंदर की चोट नहीं, और अंदर की चोट ठीक करने के लिए जैसे नॉर्मल मेडिसिन नहीं बल्कि जैसा बकवास मेडिसिन ही काम आते हैं। अगर ये मेडिसिन और भी तेजी से काम करना है तो मुझे नहाने की भी जरूरत है, तो इसलिए नहाने के लिए मुझे एक वैट को तैयार करो। और गाइस वैट का मतलब बाथटब जैसा बाल्टी समझ लो। ये सुनने के बाद बुढ़ा थोड़ा चौंक जाता है और पूछने लगता है पर तुझे मेडिसिन के बारे में इतना ज्यादा कैसे पता। ये सुनने के बाद जंग बोलने लगता है उसके बारे में जाने की तुझे कोई भी जरूरत नहीं बुढ़ा, तुम्हें सिर्फ ये पैसे चाहिए ना, तो इसलिए पैसे ले और जो जो चीजें मैं कहता हूँ वो सारी चीजें मेरे लिए करो, ये मेरा खुद की ट्रीटमेंट है, तो इसलिए अगर यहाँ पर मैं मर भी जाऊँ तो अब भी तेरा नाम बदनाम नहीं होगा। ये सुनने के बाद बुढ़ा को भी काफी ज्यादा गुस्सा रहता है। इसके वजह से सोचने लगता है कि अगर तुम मरना चाहते हो मर जाओ, मैं कौन होता रोकने वाला। और वही मेरे डिसेबल जाओ, जाने के बाद उसको पोटली के पैसे ले लो और इसके बाद उसको जो जो चीजें कहते हो वो सारी चीजें करो उसके लिए। और उसके बाद काफी देर बीत जाता है। इसके वजह से लुई वो सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज करके एक दवाई के बना के जंग के लिए ला चुके होते हैं। और उसी वक्त जंग उस बाल्टी के अंदर बैठकर पूरी तरह से नहा रहा होता है बिना कपड़े के। और इसी वजह से लू वहां पर आते आते काफी ज्यादा शर्मा भी होती है। और ऐसा शर्माते शर्माते उस मेडिसिन को जंग को दे देते हैं। ये देखने के तुरंत बाद जंग उस मेडिसिन को ले लेता है पर बीच में उन दोनों का हाथ ऐसा टच हो जाता है। इसके वजह से वो काफी ज्यादा शर्माते शर्माते वो सब भाग रहे होते हैं और भागते भागते बोल रहे होते हैं कि अरे यार अब मेरा शादी कैसे हो पाएगा। और ये वहां से जाने के बाद ये सो जंग से बोल रहा होता है जंग मैंने ये सुना था कि वो कमीना गाउडी को चेन ऑफिशियल रेसिडेंस का कोई बंदा अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहा है, पर आज की ये कांड की वजह से वो चेन ऑफिशियल रेसिडेंस की पूरी बदनामी हो गई है। ये सुनने के बाद जंग बोलने लगता है क्या बदनामी, मैंने सुना था कि वो चेन ऑफिशियल रेसिडेंस काफी बड़ी कम्युनिटी फैमिली है, उस जैसे क्रिमिनल की फैमिली को भी कोई रेस्पेक्ट दे रहा है कि अगर सच में उस जैसे बड़े कमीने को रेस्पेक्ट दे रहा है तो इसका मतलब वो लोग भी छोटे कमीने होंगे। ये सुनने के बाद सो बोलने लगता है कि ये सारे बात के बारे में एक सेकंड साइड में रहो, क्या तुमने लॉ ब्यूरो के बारे में कभी सुना है क्या? और कैसे वही मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के बारे में बात कर रहा हूँ, उसको भी लॉ ब्यूरो भी कहा जाता है। सो आगे बोलने लगता है मैं बुद्धू हूँ तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि तुझे पूछने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे यान स्टेट के सभी लोगों को पता है वो डार्सी किंगडम के लॉ ब्यूरो के बारे में, क्योंकि हमारे यान स्टेट के अंदर काफी सारे क्रिमिनल्स है, तो इसलिए जब जब वो सारे क्रिमिनल्स वो लॉ ब्यूरो के बारे में सुनते हैं वो सारे लोगों के मनी मन फट जाती है। सुनने के बाद जंग बोलने लगता है हाँ मुझे भी वो डार्सी किंगडम के बारे में अच्छी तरह से पता है, क्योंकि वो डार्सी किंगडम काफी बड़ी किंगडम है हमारे दुनिया के अंदर, क्योंकि वो डार्सी किंगडम काफी 1000 मीलों तक फैली हुई है और वो किंगडम इतना बड़ी है कि उसके अंदर के एक प्रीफेक्चर हमारे नॉर्थन के पूरे 16 स्टेट से भी बड़ी है। और वो किंगडम इतना बड़ी होने की वजह से उसके अंदर के क्रिमिनल्स भी काफी सारे थे और वो सारे क्रिमिनल्स में से कुछ क्रिमिनल उस किंगडम के नोबल के रिलेटिव्स थे, पर वो सारे क्रिमिनल्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए फैंग जंग अपना लॉ ब्यूरो बना लिया उस किंगडम के अंदर, और उसने वो लॉ ब्यूरो को यूज करके अच्छी तरह से वो सारे क्रिमिनल्स के फाइट भी कर लिए थे काफी सालों तक। और उसी प्रोसेस में उसने उस किंगडम के काफी सारे नोबल्स को गुस्सा दिलाया था, इसके वजह से वो सारे लोग मिलकर उसे एक ट्रैप में फंसा दिया, इसके बाद उसे जान से ही मार डाला। और गाइस उस फैंग जंग की मौत के बारे में बाहर किसी को नहीं पता था, तो इसीलिए ये सुनने के बाद ये सो पूरी तरह से चौंक जाते हैं और चौंकने के बाद पूछे होते हैं क्या लॉ ब्यूरो का फैंग जंग मर गया, पर इसके बारे में तुझे कैसे पता? ये सुनने के बाद जंग हंसते हुए बोला होता मुझे कैसे पता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए ऐसा झूठी कहानी बता रहा था, और वैसे भी उस जैसे कमाल का फैंग जंग इतना आसान से कैसे मर सकता है। ये सुनने के बाद सो बोलने लगता है तुम कमीने कह के मुझे तुमने ऑलमोस्ट डरा ही दिया था, मुझे लगा था कि वो हीरो फैंग जंग सच में मर गई, इसके वजह से मैं भी थोड़ा सैड हो चुका था, क्योंकि वो लॉ ब्यूरो का फैंग जंग मेरा हीरो है, सिर्फ एक बार उसके साथ मुलाकात हो जाए उसके बाद मैं मर जाऊँ तब भी मुझे फर्क ही नहीं पड़ने वाला। ये सुनने बाद जंग बोलने लगता है कि तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ एक ना एक दिन तुम अपना सच्चा हीरो से जरूर मिलोगे, और उसके लिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ये बोल के उस हॉस्पिटल से वो दोनों निकल जाते हैं और तभी आप पेशेंट शूट होता है कहीं और जगह पे, वहाँ पर एक डीमन जैसा दिखने वाली डागी एक कैट को खाने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगती है, और उसे देखने के बाद वो कैट काफी ज्यादा डर रहे होते हैं, और तभी हमारे जंग और इसके साथ
सोसो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। तब सोसो बोलने लगता है कि जैंग उसे वहीं पर छोड़ दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो डॉगी काफी ज्यादा भूखा है, तो इसीलिए उस कैट को खाने की कोशिश कर रहा है। इसमें मुझे कोई भी गलती नहीं दिख रहा है। और इसके अलावा तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि जो भी स्ट्रांग होता है वो वीक बंदे को हमेशा परेशान करते रहते हैं, और हमारे ह्यूमंस में भी ऐसा ही। ये सुनने के बाद जैंग बोलने लगता है कि पर मैं इसे बदलना चाहता हूँ। ये बोल के उसको डॉगी की तरफ देखता हूँ, देखने के बाद बोलने लगता है कि दफा हो जाए ऐसे। और इतना घूर के देखने के बाद वो डॉगी भी फट जाती है। इसकी वजह से वो वहां से कांपते कांपते वहां से चले जाते हैं वो डॉगी। इसके बाद जैंग उस कैट के पास जाता है, उसे उठाते हुए बोला होता है क्या ना दोस्त तुम काफी ज्यादा डर चुके हो, पर आगे से तुम्हें किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अभी से मेरे साथ ही रहने वाले हो। तो इसलिए मैं तुझे बुलाने के लिए एक नाम दूंगा, तो इसलिए आगे से तुम्हारा नाम शियोशान होगा। पर आगे से हम इसे सिर्फ कैट ही बुलाएंगे, क्योंकि मुझे नए नए नेम्स याद रखने के लिए काफी ज्यादा फट रहे हैं। तब जैंग आगे बोलने लगता है कि क्या तुम्हें अपना नाम और उसके साथ साथ मेरे साथ रहना पसंद है क्या? ये सुने तुरंत बाद ही वो कैट अपना एक पाव उठा लेते और उठाने के बाद बोलने लगते कि म्याऊ। ये सुने बाद जैंग बोलने लगता है कि मुझे कैट लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आता, पर तेरे एक्सपीरियंस को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें ये पसंद है, तो इसीलिए तुम आपसे मेरा एक पार्टनर हो। ये बोल के वो जैंग उस कैट को अपने कंधे पर बिठा के वहां से जाने लगता है। और सोसो पूछने लगता है जैंग क्या तुम सच में ठीक हो, क्या तुम्हारा पूरा इंजरी ठीक हो चुका है अब? ये सुनने के बाद जैंग बोलने लगता है हाँ तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत है, मेरा सारा इंजरी हील हो गया। अगर मैं इतना जल्दी हीरो होने के बारे में वो बुढ़ा को पता चलेगा तो वो पूरी तरह हिल जाएगा। ये बोलने के बाद जैंग अपने माने में सोचने लगता है अभी के लिए मेरा पूरा इंजरी हील हो गया, पर मैं वहां पर डासिंगडम के अंदर जाकर उन सारे कमीने से बदला लेना चाहता हूँ, मैं पहले जितना ताकतवर बनना चाहिए मुझे। ये सोचने के बाद सोसो से पूछने लगता है कि क्या सोसो ये नासिया स्ट्रीट के अंदर कोई स्पिरिट जेट मिलता है क्या? ये सुनने बाद सोसो थोड़ा चौंक जाता है और पूछने लगता है क्या स्पिरिट जेट? मैंने सुना था कि वो स्पिरिट जेट सिर्फ कल्टिवेटर्स के लिए काम आते हैं, क्या इसका मतलब तुम भी एक कल्टिवेटर बनना चाहते हो? अगर तुम सच में कल्टिवेटर बनना चाहते हो वो स्पिरिट जेट तुम्हें नासिया स्ट्रीट के अंदर ग्रेट हॉल के अंदर भी मिल सकते हैं, उसके साथ चेन फैमिली के अंदर भी मिल सकती है। एक भी स्पिरिट जेट खरीदने के लिए तुम्हारे पास काफी ज्यादा पैसा होना चाहिए, क्योंकि वो स्पिरिट जेट ब्लैक मार्केट के भी काफी ज्यादा रेयर मिलती है। अगर तुम सच में वो नासिया स्ट्रीट के अंदर जाना चाहते हो तो उससे पहले तुझे चेन फैमिली के बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि वो स्ट्रीट के अंदर ऑलमोस्ट सारे शब्द उन्हीं फैमिली के अंदर आ जाती है। और मैंने ये भी सुना था कि वो चेन फैमिली हमारे ग्रेट बैंडेड हॉल के मुकाबले काफी स्ट्रांग है, क्योंकि उनके पास काफी सारे गुंडे हैं। और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम अकेला वहां पर नहीं जाना चाहते हो, बल्कि मुझे भी तुम्हारे साथ लेके जाना चाहते हो। अगर ऐसी बात तुम एक बार इसके बारे में सोच लो, क्योंकि हमारे पास कोई बैकग्राउंड भी नहीं है और इसके साथ साथ वहां पर जाकर खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। ये सुने बाद जैंग बोलने लगता है बैकग्राउंड के बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो, पर तुम सच बोल रहे हो हमारे पास पैसे नहीं है, तो इसीलिए हमें पैसा कमाने की जरूरत है। और तभी हम देखते हैं वहां पर वो गाउडी आ चुका होता है, उसके साथ 3 और बंदे को लेकर आ चुका होता है। तब गाउडी बोलने लगता है सीनियर ब्रदर चेनकी उसी कमीने ने तीनों को पूरी तरह से कुड़ाई कर दी। तभी वो चेनकी सामने आ जाता है, आने के बाद बोलने लगता है कि ओ बच्चे क्या तुझे पता है मैं कौन हूँ? और ये सुनने के बाद ये सोचो हिल जाता है और बोलने लगता है जैंग ये सारे चेन फैमिली के बंदे हैं। इसका मतलब हमारे क्लास में वो तीनों कमीने टायरेंट गैंग के मेंबर्स होंगे, क्योंकि वो चेन फैमिली पीछे से वो टायरेंट गैंग को सपोर्ट करती है। और एसोसो को इतना डरता हुआ देख रहे गाउडी के अंदर काफी ज्यादा हिम्मत आ जाती है, इसके वजह से वो चिल्लाने लगता है कि फट गए ना, तो इसलिए हमारे सामने आ जाओ, घुटने पर आकर गिड़गिड़ाओ, वरना हमारा सीनियर ब्रदर तुम्हें जान से ही मार डालेगा। ये सुने बाद जैंग बोलने लगता है कि तुम मिडिल वाला बंदे, तुमने मुझे पहले ये क्वेश्चन पूछा कि तुम कौन हो, क्या तुम्हारा माँ ने तुम्हें इसके बारे में बताया नहीं है क्या? और इसे देखने के बाद वो सारे लोग अपना चाकू निकाल दे। इसके बाद ये चेनकी बोल रहा हो तो ओहो बच्चा कहीं क्या तुम्हें देख रहे ऐसा लग रहा है तुम्हारा जवान कुछ ज्यादा ही चलता है। ये बोलने के बाद ये बाकी तीनों लोगों को ऑर्डर देने थे जाओ, जाने के बाद उसका जीभ को काट दो, उसके बाद उसको टुकड़े करके यही पर जान से मार डालो। ये देखने के बाद जैंग बोलने लगता है कि गाउडी तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि मैंने सुना था कि चेन फैमिली के पास काफी सारे पैसे है, और इत्तेफाक की बात है कि मुझे भी अब पैसे की जरूरत है। और ये सुनने के बाद तीनों लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसके वजह से इस पर अटैक करते हुए चिल्ला रहा होता है कि एक बार हम तुझे जान से मार डालेंगे, उसके बाद हिल में जाकर पूछ लेना पैसे के लिए। और तभी हम उन तीनों में से एक बंदे की तरफ देखते हैं, उसके पास एक कोड़ा होता है और उसी कोड़े को यूज करके जैंग की हाथ को ऐसा टाइट से जकड़ लेते हो। जकड़ने के बाद बोलने लगता है अब तू कैसे बच पाएगा ना बीडू। ये सुने तुरंत बाद जैंग उस कोड़े को आसानी से उसके हाथ से निकलते हुए बोल रहा होता है उस क्वेश्चन को मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्योंकि मैं तुम लोगों का कुटाई करने वाला हूँ, पर वो भी फ्री में नहीं बल्कि पैसे के लिए। ये बोल के वो कोड़े वाली बंदे की फेस के ऊपर एक जोरदार पंच कर देता है। पंच करने के बाद बोलने लगता है कि ये पंच के लिए तुम्हें 300 सिल्वर पे करना पड़ेगा। इसके बाद कोई और दूसरा बंदे के ऊपर एक किक कर देता है, वो किक करने के बाद बोलने लगता है ये किक के लिए तुम्हें 500 सिल्वर पे करना पड़ेगा। इसके बाद वो कोड़े को यूज करके वो तीनों लोग को जकड़ लेते हैं, जकड़ने के बाद ऐसा दूर फेंक देता है, और फेंकने के बाद बोल रहा होता है और गाइस तुम लोगों के साथ फाइट करने की वजह से मेरे अंदर का काफी ज्यादा स्ट्रेंथ वेस्ट हो गई, तो इसीलिए तुम सारे लोग मिलकर मुझे 2000 सिल्वर पे कर लीजिए। ये बोलता हो ये सामने की तरफ जेकी जा रहा होता, तभी पीछे की तरफ से वो चेनकी आ जाता, तलवार लेके इस पर अटैक करने वाला होता, पर इसका बनक पहले हमारा जैंग को लग जाता है। इसकी वजह से इस अटैक को आसानी से साइड में जाकर डॉज कर लेता है, और डॉज करने के बाद हमारा जैंग उस चेनकी के हाथ पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद बोलने लगता है कि तुम इन सारी को लीड रहो, तो इसलिए तुम्हें एक बम्पर ऑफर दे रहा हूँ, मैं तुम्हारा पूरा एक हाथ को ही तोड़ दूंगा, उसके बाद तुझे कुछ ज्यादा पे करना नहीं पड़ेगा, बस 1500 सिल्वर पे करना पड़ेगा। और ये ऑफर सिर्फ आज ही के ये बोल के उसका हाथ को पूरी तरह से तोड़ देता है। इसी की वजह से उसको काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, चिल्लाने लगता है। तब जैंग बोलता है कि पर
अब तुझे मुझे और भी ऑफर देने का मन कर रहा है, तो इसलिए ये बोल के उसका और भी कुटाई करने लगता है। अभी वही एक दूर कमरे से एक लड़की बोले होते माम माम यहाँ पर आकर देखो ये बड़ा भैया किसी को मार रहा है। अभी उसका माम आ जाते हो, आने के बाद बोलने लगते कीड़ा तुम जल्दी अपने रूम के अंदर चले जाओ। ये सुनने के बाद वो बच भी वहां से चले जाने लगती है और वो वहां से जाने के बाद उसका माम उस विंडो को फंसा देते हो। आने के बाद उसको जैंग को देखने लगता है। जैंग को देखने के बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है ये तो एक बच्चा है, पर उसकी एक्सप्रेशन को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है वो बच्चा नहीं बल्कि एक जवान आदमी है जो की काफी सारे ईविल से फाइट किया हुआ है। तब हम जैंग की तरफ देखते हैं, वो बोल रहा होता है तुम्हारा चेन फैमिली का बिल पूरा 3000 सिल्वर हो चुका है, पर तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की, तो इसीलिए मुझे भी वो सारे पैसे नहीं चाहिए बल्कि मैं भी तुझे जान से मारूंगा। ये बोल के एक जोरदार अटैक उस पर करने वाला होता है। इसे देखने के बाद उस बंदे के पूरी तरह से फट के चोट हो जाता है और चिल्लाने लगता है मम्मी मुझे बचा लो। पर वहां पर उसे बचाने के लिए उसका मम्मी नहीं बल्कि उसका फादर आ चुका होता है और आने के बाद तुरंत ही जैंग का हाथ पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद बोलने लगता है कि प्लीज मेरे बेटे के ऊपर थोड़ा तो दया तो दिखाइए। तब जैंग अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मैं अपना हाथ भी हिला नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद वो बंदा खुद ही हाथ छोड़ देता है। छोड़ने के बाद बोलने लगता है कि मास्टर जैंग मेरा नाम चेनबू है और मैं क्या पूछ सकता हूँ जैसे छोटे बच्चे के साथ आप क्यों फाइट कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जैंग बोलने लगता है क्योंकि मुझे फाइटिंग करना पसंद है, वो भी बुरे बंदों से। ये सुनने के बाद चेनबू बोलने लगता है कि वो सारे तो बच्चे हैं इसलिए उनको दुनिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और आपने पहले 3000 सिल्वर मांगे और वो सारे 3000 सिल्वर मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो इसलिए प्लीज उनको छोड़ दीजिए। ये सुनने के बाद जैंग बोलने लगता है तू कौन होता है मुझे पैसे देने वाला, क्या मैंने तुमसे पूछा? तुम्हारे बेटे ने मुझे मारने की कोशिश की, क्या मेरा जान का वैल्यू सिर्फ 3000 सिल्वर है? अगर ऐसी बात हो वो 3000 सिल्वर मैं ही तुझे दूंगा, तेरे बेटे को मुझे मारने दे। ये बोल के नीचे पड़ा हुआ एक तलवार को उठा लेता है। उठाने के बाद ये चिनकी को पकड़ के उसे मारने वाला होता है। इसे देखने के बाद ये चिनकी को पूरी तरह फट जाते, उछलने लगता है फादर फादर मुझे पुलिस बचा लो। और ये देखने के बाद उसका फादर भी उसका सामने आ जाता है। आने के बाद जैंग के पेट के ऊपर एक जोरदार पाम अटैक कर देते हैं, इसकी वजह से जैंग थोड़ा पीछे आ जाते हैं। इसके बाद ये चेनपू बोलने लगता है आपके ऊपर मेरे बेटे ने मर्डर अटेम्प्ट किया और उसके बदले आपने मेरे बेटे के हाथ को पूरी तरह से तोड़ दिया, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये पनिशमेंट मेरे बेटे के लिए काफी होगा। ये सुनने के बाद जैंग बोलने लगता है ठीक है मैं अब छोड़ रहा हूँ तुम्हारे बेटे को, पर तुम वो 3000 सिल्वर के बारे में मत भूलना। ये सुनने के बाद चेनपू बोलने लगता है कि थैंक यू मास्टर जैंग, आपका ऐसा मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा और आपको 3000 सिल्वर मैं तुरंत ही लाके दूंगा। वो चेनकी बोलने लगता है कि फादर मुझे समझ नहीं आ रहा आप इस नल्ले बंदे से क्यों डर रहे हैं। ये सुनने के बाद उसका बाप उसको वहां से ले जाता है। वो बोल रहा है बच्चे कहेगा तेरे हिम्मत भी कैसे यहाँ पर आकर मेरे पीठ पीछे ये सारे कांड करने की। ये सुनने के बाद चेनकी बोलने लगता है फादर फादर प्लीज मुझे माफ कर दे, ऐसा बिल्कुल भी आगे जाकर नहीं करूंगा मैं। और ये सारे कांड होने के बाद वो मोटा ऊपर आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है तुम कायर कही कि अगर तेरे पास हिम्मत है तो जैंग से नहीं बल्कि आकर मेरे साथ फाइट करो। ये सुनने के बाद जैंग बोलने लगता है मोटे तुझे इतना ओवर एक्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि वो चेनपू नॉर्मल व्यक्ति नहीं बल्कि एक कल्टिवेटर है। ये सुनने के बाद मोटा कहने लगता है क्या वो एक सच में कल्टिवेटर है? मैंने सुना था कि कल्टिवेटर्स अपना पावर को सन एंड मून से या हेवन एंड अर्थ से किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं, और मुझे जितना पता है उसके मुताबिक ये नाशा स्ट्रीट के अंदर कोई भी कल्टिवेटर नहीं है। ये सुनने के बाद जैंग कल्टिवेशन के बारे में और कल्टिवेशन के लेवल के बारे में बताने लगता है कि सोचो कोई भी नॉर्मल बंदा एक कल्टिवेटर बन सकता है अगर वो अपने आप की बोन मैरो को क्लींस करवा लिया तो, और उसके बाद उसके पास कल्टिवेशन बेस आएगा और वो ऑफिशियल कल्टिवेटर कहलाएगा। और वो कल्टिवेटर की कल्टिवेशन कुछ स्टेज के ऊपर डिवाइडेड है और उनमें से पहला स्टेज असेसिन स्टेज है और उसके बाद सुमेरु स्टेज आते हैं और उसके बाद चास्टिस स्टेज आते हैं और उसके बाद लेसर फुल स्टेज आती है और उसके बाद ग्रेटर फुल स्टेज आते हैं, उसके बाद फाइनली स्काई स्टेज आती है। और उस चेनपू की एक पंच करने के बाद मुझे समझ आ गई वो चेनपू कम से कम असेसिन स्टेज के सेकंड लेवल पर होगा और उसके कल्टिवेशन के लेवल के साथ अगर उसने हमें मारना चाहते तो हम दोनों को आसानी से मार सकता था, पर हमें मारने की बिल्कुल भी कोशिश ही नहीं की। इसके पीछे का दो रीजन हो सकता है, पहले वो चेनपू काफी ज्यादा अच्छा बंदा होगा पर ऐसा होने के चांसेस काफी ज्यादा लो है, और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि यहाँ पर काफी सारे पब्लिक हमें ही देख रही है इसीलिए चुपचाप वो जगह से चला गया होगा। उसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है वो ये मामला को इतना आसान से जाने बिल्कुल भी नहीं देगा। और ऐसे बातें करते करते वो दोनों अपने घर के पास आ चुके होते और वहां पर आने के बाद अपने घर के डोर को ओपन कर रहे अंदर देखने तुरंत बाद ये दोनों पूरी तरह से चौंक जाते हैं क्योंकि वहां पर उस घर के अंदर काफी सारे सिल्वर के सिक्के रखे हुए होते। अब सोचो बोलने लगता है कि वो चेनपू सच में एक अच्छा बंदा है क्योंकि उसने सच में 3000 सिल्वर के यहाँ पर बेच दिया। जैंग बोलने लगता है अगर सोचो तुम्हें इतना ही सिल्वर सिक्के पसंद है तो ये सारे तुम्हें ही देता हूँ। ये सुने सोचो बोलने लगता है नहीं मैं सारे सिल्वर सिक्कों को बिल्कुल भी नहीं ले सकता क्योंकि वो चेन फैमिली के बंदे तुम्हारे लिए ये सारे सिक्कों के यहाँ पर बेच दिया। ये सुने बाद जैंग बोलने लगता है नहीं तू मेरा सच्चा दोस्त है, जब मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया तब तूने ही मुझे वो हॉस्पिटल को लेके गया और वहां पर मुझे ट्रीटमेंट भी दिला दिया, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ। इसके बाद जैंग सोचो की शोल्डर पर हाथ रखे हुए बोला होता है अब मजाक का समय पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब सीरियस होने का समय आ चुका है। तो इसलिए तुझे सच में लगता है वो चेनपू हमें ये 3000 सिल्वर को इतना आसान से देगा, सपने में भी नहीं होने वाला। ये बोल के सिल्वर के बाक्स को लात मार के दूर गिरा देता है और उसके बाद बोलने लगता है कि वो चेनपू हमें यहाँ पर सिल्वर देने के लिए नहीं बल्कि हमें मारने के लिए यहाँ पर आ चुका हो, तो इसलिए हमें भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। और तभी आप उसी घर के बाहर की तरफ वो सच में वो चेनपू वहाँ पे काफी सारे गुंडे के लिए आ चुका होता है जैंग को मारने के लिए। अब वो चेनपू अपने मन ही मन सोचने लगता है कि चेन फैमिली का सिल्वर तेरे जैसे कुत्ते के लिए नहीं है, तो इसलिए आखिरी बार वो सारे सिल्वर को देख लो क्योंकि उसके बाद तुम कल की
सूरज बिल्कुल भी देख नहीं पाओगे। और तब हम उस घर के अंदर देखते हैं, वो ये सुनने के बाद ये सोफा पूरी तरह चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है, क्या 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 वो चेनपू हमें मारने के लिए यहाँ पर आ चुका होगा, और तुझे इसके बारे में कैसे पता, और तू कंफर्मली ऐसा कैसे कह सकते हो। ये सुनने के बाद जैंग बोलने लगता है, तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, फिर भी जब उसने मेरे साथ पहले बार मुलाकात हुई तब भी उसको मेरा नाम पता था और मैंने उसको अपना घर का एड्रेस बिल्कुल भी नहीं दिया, फिर भी हम आने से पहले वो हमारे घर के अंदर आ गए, आने के बाद सारे सिल्वर को यहाँ पर रख के चला गया। इसका मतलब ये है कि वो चेनपू हमें काफी पहले से ही मारना चाहता था और उसका नाम बाहर नहीं आना चाहता था, तो इसलिए वो सारे लोगों के सामने नहीं बल्कि चुप चुप के हमें मारना चाहता था। अगर मैं उसके सिचुएशन होता तो मैं मुझे यहीं पर और इसी समय पर मारने की कोशिश करता। ये सुने बाद सो रोने लग जाता और बोलने लगता, इतना इतना डिटेल में बताने की कोई भी जरूरत नहीं, तो अब हम क्या करें। अब जैंग बोलने लगता है, तुझे कुछ ज्यादा नहीं करना, सीधा अपने घर के अंदर जाओ, जाने के बाद तुम्हारे दोनों पेरेंट्स को लेके हमारे मार्शल अकेडमी के अंदर जाकर चुप जाओ। ये सुने बाद सो पूछने लगता है, पर तुम्हारा क्या हुआ। ये सुने बाद जैंग बोलने लगता है, तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं वो सारे लोगों को संभाल सकता हूँ अकेले, पर अगर तुम यही पर रह गए तो उसके बाद मैं खुल के फाइट नहीं कर सकता उन सारे लोगों से। ये सुने बाद सो बोलने लगता है, नहीं नहीं तुम कुछ भी कहो, मैं भी तुम्हारे साथ यही पर रहने वाला हूँ। ये सुने बाद जैंग उसको धक्का देते हुए बोल रहा होता है कि नहीं नहीं तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम ही एक बार सोच लो, अगर उन लोगों को मेरे घर के बारे में पता चला तो तुम्हारे घर के बारे में वो सारे लोगों को पता चल चुका होगा अभी तक, इसलिए अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। ये सुनने के बाद वो भी ना चाहते हुए वहां से चले जाते, वो बोल रहा होता है कि जैंग तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अभी ये पीछे दरवाजे से जाकर जाने के बाद मेरे पेरेंट्स को मार्शल अकेडमी के अंदर छुपाने के बाद फिर से यहाँ पर आऊंगा कुछ मदद लेके, उसके बाद या तो हम जिएंगे साथ में या मरेंगे साथ में। ये बोल के रोते रोते वहां से चले जाता है। तब जैंग बोलने लगता है, तुझे इतना भी जल्द जाने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अकेले में सारे लोगों को संभाल सकता हूँ। ये बोल के उस दरवाजे के पास जाकर बाहर की आवाज सुनने लगता है। तभी बाहर से कोई आवाज आने लगती है कि बच्चे क्या 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 तुम अभी तक अंदर हो। ये आवाज सुने तुरंत बाद ही जैंग एक चाकू निकालता और अपने मन में सोचा तो फाइनली ये कमीना यहाँ पर आई गई। ये सोचने तुरंत बाद ही जैंग डोर को ओपन कर लेता है। ओपन करने के बाद वो सामने की तरफ देखते एक बड़ा सा बच्चा दिखाई देते। ये देखने तुरंत बाद जैंग उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है अपने चाकू से, और वो सामने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि मास्टर लू होता है। इसके वजह से वो अपना दोनों उंगली से उस चाकू को पकड़ लेता है आसानी से, और पकड़ने के बाद बोल रहा होता है, मानना पड़े भाई तुझे, क्योंकि तूने एक अच्छा स्ट्राइक हुई है मेरे ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है ये स्ट्राइक मेरे लिए नहीं बल्कि वो चैन फैमिली के बंदों के लिए। ये सुने बाद जैंग थोड़ा चौंक जाता है। इसे देखने के बाद ये मास्टर लू बोलने लगता है, तुझे इतना चौंकने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारे कांड के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। मैंने सोचा था तुम काफी ज्यादा बदल चुके हो, पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम बदलने के बाद सीधा वो चैन फैमिली के बंदों के साथ ही पंगा ले। ये सुने बाद जैंग बोलने लगता है कि ओहो आपको इसकी वजह से काफी ज्यादा चिंता हो रहा है, क्योंकि मैंने सुना था कि आपकी ग्रेट बैंडिट हॉल उसके साथ वो चैन फैमिली दोनों टेरिटरी के लिए काफी ज्यादा फाइट करते आ रहे थे काफी सालों से, पर इतना सालों के लिए वो चैन फैमिली के बंदों को आपकी ग्रेट बैंडिट हॉल के ऊपर एक बड़ा सा अटैक करने का मौका भी नहीं मिला। पर ग्रेट बैंडिट हॉल के एक स्टूडेंट होने के नाते अगर मेरे ऊपर मुसीबत आएगा आप मुझे मजाने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। उसके बाद उसी एक फ्यूज को ढूंढ के वो चैन फैमिली आपके ग्रेट बैंडिट हॉल के ऊपर एक बड़ा सा अटैक करके उसको पूरी तरह से बर्बाद करके रख सकती है। तभी तो वो चेनपू ने मुझे जानबूझ के वहां से जाने दिया, पब्लिक की वजह से नहीं बल्कि इसी वजह से। ये सुनने बाद ये मास्टर लू बोलने लगता है, मानना पड़ेगा भाई, तुझे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तूने इतना कॉम्प्लिकेटेड प्लान को इतना जल्दी समझ लिया, तो इसलिए ये बात के बारे में तुझे पहले ही पता चल चुका होगी। ये मामले में तुझे ग्रेट बैंडिट हॉल कोई भी मदद नहीं करेगी। ये सुनने बाद जैंग बोलने लगता है, हाँ मास्टर इसके बारे में मुझे पहले से भी पता था, पर इस कांड के बीच में और मेरा दोस्त सोसो के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो इससे प्लीज मास्टर लू मेरे दोस्त को और मेरे दोस्त की पूरी फैमिली को सेफ रखिए ये सारे कांड के बीच। ये सुनने बाद मास्टर लू बोलने लगता है कि मैं भी मानता हूँ हमारे 9 ग्रेट बैंडिट्स उस चैन फैमिली से इतना स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है, पर हम लोग इतना भी नल्ले नहीं कि जब वो सारे मिलकर हम पर अटैक करेंगे तब हम चुपचाप बैठे रहेंगे। तो इसलिए मैं लिख के बोल सकता हूँ, जब तक तुम्हारा दोस्त और तुम्हारे दोस्त की फैमिली हमारा मार्शल अकेडमी के अंदर रह जाएगी तब तक कोई भी बंदा उन दोनों को छू भी नहीं पाएगा। पर तुम उनके बारे में नहीं अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। पर मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों फिर से मिलेंगे। ये बोल के वो वहां से चले जाने लगता है। इसके बाद जैंग अपना घर के अंदर आ जाता है। आने के बाद एक चेयर को लेके वहीं पर बैठ जाता है और सारे लोगों के लिए वेट करने लगता है, और तभी वो लोग वहां पर आ जाते हैं। आने के बाद बोलने लगता है, मानना पड़े भाई तुझे, क्योंकि तुम्हें डर के यहाँ से भाग बिल्कुल भी नहीं गए। तब जैंग पूछने लगता है कि मैं तुम सारे लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और वो क्वेश्चन है कि क्या तुम लोगों को पता है कि जस्टिस क्या होता है असल में। ये सुनने बाद उनमें से एक बंदा बोलने लगता है, ये सारे बकवास बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो इसलिए चुपचाप वो सारे सिल्वर हमें दे दे, वरना तुम्हें जान से मार डालेंगे। तब उन्हीं में से कोई और बंदा चिल्लाता है कि इस दुनिया के अंदर जस्टिस वैसिस कुछ भी नहीं होता, इस दुनिया के अंदर जिसके पास ताकत होती है वही जस्टिस बन जाते हैं। ये सुने तुरंत बाद जैंग उस चेयर से उठ जाता है और बोलने लगता है, तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जस्टिस सभी के लिए एक ही होता है, या वो इस दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट बंदा हो या इस दुनिया के अंदर सबसे वीकेस्ट बंदा हो, सारे लोगों को जस्टिस मिलना ही चाहिए, वरना इस दुनिया के अंदर का ऑर्डर पूरी तरह से खराब हो जाएगा। और तुम सारे लोग मिलकर उस ऑर्डर को खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, पर मेरे रहते पर में ऐसे सपने भी नहीं होने वाले। ये बोल के एक तलवार को निकाल के वो सारे लोग की तरफ टूट पड़ता है, और टूट पड़ने के बाद एक एक करके वो सारे लोग आसानी से मार रहा होता है। मारते मारते बोल रहा होता है कि तुम सारे लोग कमीने हो, तुम जैसे कमीने को जस्टिस दिलाने के लिए मुझे तुमसे भी बड़ा कमीना बनना पड़ रहा मुझे। और इस सारे कांड को बाहर से देखते हुए चेनपू अपने मन ही मन सोचने लगता है, मुझे लगा था कि वो 6th बैंडिट के लिए बच्चा काफी ज्यादा खास होगा, और वो 6th बैंडिट यहाँ पर आ ही गया। उसके
बाद चला भी गया। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा डिसीजन गलत था, क्योंकि मैंने सोचा था कि इस बच्चे को और 6 बैंडेड दोनों को यूज करके उसकी ग्रेट बैंडेड हाल के बीच में और हमारा चेन फैमिली के बीच में एक बड़ा सा लफड़ा करवा दूं। पर किसको पता था वो 6 ग्रेट बैंडेड को इस बच्चे के बारे में परवाह ही नहीं। तभी वहाँ पे कोई बंदा जो आने के बाद बोलने लगता है, तीसरा अंकुल क्या तुम उस बच्चे को सच में जान से मारना चाहते हो? ये देखो तुरंत बाद वो इसको प्रणाम करते हुए बोला था, हाँ यंग मास्टर, उस कमीने ने हमारे चेन फैमिली के काफी सारे बंदों को इंजूर किया। उसके साथ साथ ही उसने हमें 3000 सिल्वर देने के लिए ब्लैकमेल भी किया है। अगर हम उस बंदे को ऐसे ही छोड़ते रहेंगे तो आगे जाकर हमारे चेन फैमिली के लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकता है। तो इसीलिए हमें कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये सुने बाद यंग मास्टर बोलने लगता, ओहो तो ये ऐसी बात है। ये सुने एक बार चेनपू बोलने लगता है, उतना ही नहीं मास्टर, उसने मेरे बेटी को काफी ज्यादा इंजूर करके उसका एक हाथ भी तोड़ दिया है। ये सुने बाद यंग मास्टर बोलने लगता है, ओहो उसने ये भी किया। अगर ऐसी बात है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तुम्हारे बातों के मुताबिक वो बंदा काफी ज्यादा रूथलेस बंदा होगा। यही तो मुझे चाहिए थी। उस जैसे रूथलेस बंदे के बारे में काफी सारे से ढूंढ रहा था, पर अब वो फाइनली मिल चुका है। तो इसलिए तीसरा अंकुल मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ, उस बंदे को छूने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि उसको मैं अपना राइट हैंड मैन बनाना चाहता हूँ। ये सुने के बाद चेनपू ना चाहकर भी वहां से चले जाता है। और अगर हम जांग के बारे में बात करें तो वो सारे लोगों को पूरी तरह से मार चुका होता है। इसके बाद कोई भी नहीं है पता, इसके वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। और तभी एपिसोड अगले दिन सुबह का, तब हम देखते हैं सोसो और जैंग वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जा चुके होते हैं। और वहां पर जाने के बाद सोसो बोलने लगता है, आंटी ये मेरे लिए काफी ज्यादा दारू और उसके साथ काफी ज्यादा मीट भी लेके आए। और तब हम ये आंटी ये की तरफ देखते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि वो छोटी बच्ची की माँ होती है। और वो बोलने लगते हैं कि तुम दोनों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम दोनों छोटे बच्चे हो। अगर ऐसी बात है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ये दारू पीने का इजाजत दिया है क्या? इसीलिए मैं तुम दोनों के दारू नहीं बल्कि एक अच्छा सा जूस बना के लेके आती हूँ। अभी ये सुने बाद सोसो को काफी ज्यादा गुस्सा देते, इसके वजह से चिल्लाने लगते हैं कि आंटी हमें सिर्फ दारू पीना है, तो इसलिए दारू लेके है, हमें जूस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तब ये जैंग भी बोलने लगता है, हाँ आंटी है हमारे पास इतना पैसे है, तो इसलिए हम दोनों के लिए 2 दारू के बाटली लेके आए हैं। और ये सुने बाद वो आंटी ये भी कुछ नहीं कर पाती, इसके वजह से वहाँ पर काफी सारे मीट और काफी सारे दारू उन दोनों के लेके आ चुके होते हैं। और जैंग को देखने के बाद आंटी ये अपने मन ही में सोचने लगता है, अरे बाप रे, ये तो वही बच्चा है जिसने वो 4 लोगों को पूरी तरह से बेरहमी से कुटाई कर दिया। इसके बाद जैंग वहाँ पे थोड़ा दारू पी जाता है। इसके बाद बोलने लगता है कि आंटी आप मेरा हेल्थ के बारे में कितना फिक्र करते हैं, क्योंकि आप हमसे दारू के पैसे लेके सिर्फ पानी लेके आए हैं यहाँ पर, और आपको देख के ऐसा लग रहा है आप काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। क्या इतना बूढ़ी होने के बाद भी आप हमसे ऐसा करते हुए शर्म नहीं आता क्या आपको? उसमें वो आंटी को थोड़ा गुस्सा आता है। इसके वजह से वो बोलने लगते हैं कि तुम लोग अभी भी बच्चे हो, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए अल्कोहल का कंसंट्रेशन कम करके लेके आया हूँ, और मैं इतना भी बूढ़ी नहीं हो चुका हूँ, तो इसलिए तुम मुझे फिर से बूढ़िया करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा माँ बहन ये करके रख दूंगी। ये सुनने पर जैंग बोले था, अगर ऐसी बात तो आपको हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, तभी मैं आपको बुढ़िया नहीं बुलाऊंगा। इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और वो क्वेश्चन है कि जब मैं शॉप के अंदर आ रहा था तब आपके शॉप के बाहर एक बैनर के ऊपर अल्कोहल वर्ड लिखा हुआ था, और मैं महसूस कर सकता हूँ उस वर्ड के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रांग आ रहा भरी पड़ी है। इसका मतलब वो बैनर के ऊपर वो अल्कोहल वर्ड जिसने लिखा वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बंदा होगा। कहीं वो वर्ड बाहर की तरफ आपने तो नहीं लिखा? ये सुने बाद आंटी ये बोलने लगता है, नहीं मेरे इतना औकात ही नहीं है। जब एक बुढ़ा रेस्टोरेंट के अंदर आ गया तब उसके पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए उसके बदले उसने वो बैनर को मुझे दे के गया, और अभी तक मुझे ये नहीं पता चला कि उस बैनर के अंदर इतना स्ट्रांग आ रहा है। ये बोलने के बाद ये अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, उस बच्चे के उस बैनर के अंदर की स्ट्रांग आ रहे के बारे में कैसे पता? नॉर्मल लोग इसके बिल्कुल भी सेंस ही नहीं कर पाते। ये सोचता वहां से चले जाने लगते हो। जाते अपने मन ही मन सोचने लगते ये बच्चा कितना आसान दिख रहा है, उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए मुझे भी इससे संभाल के रहना पड़ेगा अभी से। और तभी उसी रेस्टोरेंट के अंदर कोई बंदा आ रहा होता है, वो एक पालकिन पर बैठा हुआ होता है, और तभी फूड की स्मेल की वजह से जैंग के शर्ट के अंदर से वो बिल्ली बाहर आ जाता है। इसे देखने के बाद वो पालकिन पर बैठा हुआ बंदा बोल रहा होता है कि ये कैट काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, तो इसलिए मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तो इसलिए लाभा वाला वो कैट मुझे दे दे चुपचाप। ये सुने बाद जैंग एटीट्यूड से बोलने लगता है कि तेरा जान भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए लाभा वाला उसे मुझे दे दे। ये सुने बाद उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से बोलने लगता है, क्या ये सिर्फ इस बिल्ली के लिए तुम अपना जान खोना चाहते हो? क्योंकि मैं एक कल्टिवेटर हूँ, तो इसलिए अगर मैं तुम दोनों को मारना चाहता हूँ अभी आसानी से मार सकता हूँ। ये सुने पर जैंग बोले तो ओहो, अगर ऐसी बात है एक बार आकर ट्राई मार लो, उसके बाद तुझे भी अच्छी तरह से पता चल जाएगी कौन मरता है और कौन मारता है। और ये सुने के बाद वो बंदे की भी थोड़ा फट जाती है, इसके वजह से वो थोड़ी देर सोचने लगता है। इसके बाद वो वहां से चले जाता है। वो बोल रहा होता है, तुम जैसे चींटी को मार के मुझे कोई भी मजा नहीं आने वाला, तो इसलिए मैं ऐसा चले जा रहा हूँ, ये बोल के वहां से चले जाने लगता है। और वो बंदा वहां से जाने के बाद सोसो बोलने लगता है कि जैंग उस बंदे को कपड़े को उसके एटीट्यूड को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है वो बंदा या तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर होगा या काफी ज्यादा अमीर बंदा होगा, तो इसलिए वो भी वो चेनपू की तरह हमसे बदला लेने के लिए फिर से यहाँ पर आएगा, तो इसलिए हमें जल्दी ऐसे निकलना पड़ेगा। ये सुने बाद जैंग दारू पीते हुए बोला होता है, तुझे उसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तू चुपचाप अपना दारू पी लो। उतने में वही बंदा उसी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाए, तो आने के बाद बोलने लगता है, यंग हीरो एक बार मेरे बात सुन लो। जब मैं नाटक करते करते आपको डराने की कोशिश की तब आप मुझसे बिल्कुल भी डरे नहीं, ऐसा क्यों? अगर मेरे एक्टिंग के अंदर थोड़ा सा कमी है तो उसके बारे में प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। ये सुने बाद जैंग बोलने लगता है, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम एक स्विंडलर हो जो कि बंदों को बुद्धू बना के उससे पैसे लूटता है। वेल
अगर मैं सच बोलूं तो जब तू पहले बार मेरे पास आए तब मुझे कोई भी शक नहीं हुआ, पर तू जब मेरे साथ बात किया तब मुझे पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है तुम एक स्विंडलर हो। और तुझे मानना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि इस जैसा कल्टिवेशन की दुनिया के अंदर भी तुम लोगों को बुद्धू बना के पैसे लूटते हो, और इतना साल ऐसा करने के बाद भी तुम अभी तक जिंदा ही हो। वेल वो सब तो छोड़ो, तुम यहाँ पर क्यों आए और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? ये सुने बाद बंदा बोलने लगता है मैं काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदा था अपने बचपन से ही, तो इसलिए मेरे मास्टर भी मुझे कुछ भी नहीं सिखा पाए, तो इसलिए मैं खुद ही ये पूरा दुनिया घूम के सीखना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर सफर पर निकल पड़ा। ये सुने बाद जैंग बोलने लगता है बकवास बंद करो और सच सच बताओ। ये सुने बाद वो बंदा बोलने लगता है कि अरे ऐसी बात हो, मैं सच बोल ही देता हूँ, मैं पहले गेट के यहाँ पर काम करता था, पर वहाँ पर कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ, इसके वजह से मैं तब से वहाँ पर यहाँ पर घूमता रहता हूँ। तब जैंग बोलने लगता है वो सारे क्वीन मैन मिलके किसके साथ पंगा नहीं लेना चाहते, उसी के साथ पंगा ले, इसके वजह से वो नंगा हो गए, क्योंकि उसके बाद मिनिस्टर ऑफ जस्टिस वहाँ पर आ गए, आने के बाद तुरंत ही वो गेट को पूरी तरह सील कर दिया। ये सुने बाद बंदा पूरी तरह हिल जाता और बोलने लगता है पर इसके बारे में तुझे कैसे पता? ये सुने बाद जैंग बोलने लगता मुझे नहीं पता था, मैं सिर्फ झूठ बोला और ये से किसी को बुद्धू बनाते। ये सुने बाद वो बंदा बोलने लगता अरे बाप रे, आप तो मेरे से भी बड़ा स्विंडलर निकल गए। और गाइस यहाँ पर वो गेट क्या है और वो क्वीन मैन कौन है, ये सारे चीजों के बारे में आपको आगे चलकर पता चलेगा। इसके बाद वो बंदा आगे की कहानी बता रहा होता है। एक बार वो गेट सील हुए, उसके बाद मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो इसलिए मैं स्विंडलर बन गया। ये सुने बाद जैंग बोलने लगता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है तुम झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हो। तब वो बंदा आगे बोल रहा होता है कि असल में मैं ईविल के अगेंस्ट फाइट करके सारे लोगों को जस्टिस दिलाना चाहता था, ऐसा करने के लिए मेरे पास टैलेंट भी नहीं थे, उसके साथ ताकत भी नहीं थे, तो इसलिए मैं सिर्फ एक क्वीन मैन बन गया। ये सुने बाद जैंग बोलना था अगर ऐसी बात तो मुझे भी एक पार्टनर की जरूरत है, तो इसलिए आपसे तुम मेरा ही पार्टनर बन जाओ और मेरे अंडर काम करो, इसके बाद हम दोनों मिलकर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट फाइट करके सारे लोगों को जस्टिस दिला सकते हैं। ये सुने बाद वो बंदा बोल रहा होता है नहीं आप ये काम इतना आसान समझ रहे हो, उतना आसान बिल्कुल भी यही नहीं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जिसके पास ताकत होती है उसके ही बात मानते हैं, और उतना ताकत कल्टिवेटर की पास ही होती है, तो इसलिए ये पूरी दुनिया को सिर्फ कल्टिवेटर से कंट्रोल कर सकते हैं। और नो ऑफेंस, पर मैं देख सकता हूँ तुम दोनों बिल्कुल भी कल्टिवेटर्स नहीं है, तुम दोनों सिर्फ नॉर्मल पीपल है, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि हम तीनों मिलकर भी इस दुनिया के अंदर कुछ ज्यादा बिल्कुल भी उखाड़ ही नहीं पाएंगे। ये सुने बाद जैंग बोले नहीं तुम पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि हम तीनों भी आगे जाकर कल्टिवेटर बन सकते हैं, अगर हमारे पास थोड़ा सा स्पिरिचुअल जेट्स उसके साथ सुमेर स्टेज वाले बंदा हमारे बोन मैरो को क्लेंस करवाने हमारे मदद करे तो इसलिए तुम्हें इतना भी जल्दी हार मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये लोग वहां पर बैठकर ऐसा बातें कर ही रहे होते, तभी बाहर से कुछ आवाज आने लगते हैं और आवाज बोलने लगते हैं कि कहाँ पर है वो लॉर्ड एनजंग। ये सुनने के बाद तीनों बाहर आ जाते हैं, आने के बाद बोलने लगते हैं कि मैं ही वो जैंग। ये सुनने के बाद वो सामने की तरफ देखता है, देखने के बाद तो पूरी तरह चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके सामने वो चेनपू होता है, और तभी चेनपू बोलने लगता है कि सुनिए मिस्टर जैंग, हमारे चेन फैमिली के यंग मास्टर श्याओ भाई आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यंग मास्टर आपसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं, तो इसलिए प्लीज आप जूस खाल के यहाँ पर आइएगा। ये सुनने के बाद जैंग पूछने लगते ओहो, तो तुम्हारा चेन फैमिली के यंग मास्टर मेरे से मिलना चाहता है, पर ऐसा क्यों? ये सुनने के बाद चेनपू बोलने लगता है कि हमारे यंग मास्टर आपको काफी ज्यादा एडमायर करते हैं, इसीलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये सारे सिल्वर आपको तोहफे के तौर पर भेजा है, तो इसलिए प्लीज आप मना मत कीजिए और तुरंत ही जूस खाल के यहाँ पर निकल पड़ेगा। ये सुने तुरंत बाद सोचो जैंग के पास आ जाते, आने के बाद बोलने लगता है कि तुम वहां पर जाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये जरूर वो चेन फैमिली के कोई ट्रैप होगा, क्योंकि तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कल ही वो सारे चेन फैमिली के कमी हमें मारने के लिए हमारे घर के पास आ गए। ये सुने के बाद जैंग ये दोनों से बोलने लगता है तुझे इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ही सोच रहा था वो चेन फैमिली के अंदर कैसे घुस, क्योंकि हमें स्पिरिचुअल जेट चाहिए, और मैंने सुना था कि जूस खाल के अंदर काफी सारे स्पिरिचुअल जेट मिलते हैं, उसके साथ साथ ही काफी सारे कमाल के आइटम्स भी, और तुम दोनों को भी अच्छी तरह से पता है कि हम तीनों इतना नीचे गिर चुके हैं कि इससे ज्यादा नीचे हम बिल्कुल भी गिर ही नहीं सकते, और उसी सेम समय पर हमें इतना कमाल का अपॉर्चुनिटी हमें मिल गया, तो इसलिए हम ये अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से बिल्कुल भी खोने नहीं देंगे। तो इसलिए मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि हम तीनों अभी से एक टीम है, तो इसलिए आगे जाकर हम तीनों वर्क करेंगे और इस पूरी दुनिया की हिला के रख देंगे। ये बोल के जैंग उस पालकनी के अंदर बैठ जाते हैं, बैठने के बाद उस यंग लैड से मिलने के उसकी तरफ बनने लगता है, और इसे देखने के बाद ये चेनपू अपने मन ही मन सोचने लगता है कि तुम अभी कितना खुश होना चाहते हो उतना सारा खुश हो, क्योंकि एक बार ये सारे कांड खत्म होने के बाद तेरे साथ क्या क्या चीजें होंगे उसके बारे में तुम अपने भी नहीं सोच सकते। और तभी आप ऐसी छोड़ो कुछ देर बाद उसी जूसैंगल के सामने की तरफ, और वही पे हमारे जैंग को सारे लोग मिलकर वो ले आ चुके होते हैं। इसके बाद वो दोनों नौकर मिलकर जैंग को उस हाल के अंदर ले जाते हैं, ले जाने के बाद बोल रहे होते हैं हमारे यंग मास्टर आपके लिए सेकंड फ्लोर पर वेट करे, तो इसलिए वहां पर आप जाइएगा प्लीज। ये सुनने के बाद ठीक है बोल के जैंग भी वो सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ने लगता है, तभी यहाँ पे शीशुड़ा तो उसी यंग मास्टर श्याओ भाई की तरफ, वो श्याओ भाई बोल रहा होता है कि जैंग तुमने मुझे काफी ज्यादा वेट करवा दिया, फिर भी मैं तुझे काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ, तो इसलिए मैं सहने के लिए तैयार हूँ, तो इसलिए मेरे बाजू में अगर बैठ जाओ। ये सुने तुरंत बाद जैंग उसके बाजू में जाकर बैठ जाता है, और वो श्याओ भाई को देखने के बाद जैंग अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मानना पड़ेगा भाई इस बंदे को, इस बंदे ने इतना कम उम्र में ही असिस्टेंट स्टेज के तीसरे लेवल पर गया हुआ है। तभी श्याओ भाई बोलने लगता है कि जैंग तुम अभी से मेरे एक सबॉर्डिनेट हो, तो इसलिए आगे से मुझे वेट करवाने की हिम्मत भी मत करना, वरना तेरा अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। ये सुने बाद जैंग बोलने लगता है नहीं मैं तुम्हारा सबॉर्डिनेट बन के उस सारे कचरे जैसा मैं भी अपना वैल्यू नहीं खोना चाहता हूँ। ये सुने बाद साहब भाई बोलने लगता है पर मैंने ये सुना था कि तुम अभी तक एक कल्टिवेटर नहीं बन पाई, इसका मतलब तू भी वो सारे कचरे जैसा ही हो, तो इसीलिए मेरे
मेरा ओपिनियन है कि तुम पहले से ही कचरे हो, तो इसलिए मेरे सबॉर्डिनेट बनने में तेरा दिक्कत ही क्या है। ये सुने बाद जाए बोले तो ओह तो तुम मुझे सच में एक कचरा समझते हो, फिर भी मेरे जैसे कचरे को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सबॉर्डिनेट बनाना चाहते हो, इसका मतलब तुम मेरे से भी बड़ा कचरा हो। ये सुने बाद शाह भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, फिर भी अपने आप को कंट्रोल करते बोल रहा होता है कि मैंने सुना था कि ना समझ लोगों के पास ही काफी ज्यादा फियरलेसनेस होती है, तुझे देखने के बाद मुझे पूरा यकीन हो रहा है कि वो बात सच है। अगर हम ये जूस अंगाल में नहीं होता अब तक मैं तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा करके कुत्ते को खिला देता, और तभी वो जूस अंगाल के बीचों के बीच एक बुढ़ा हुआ जाता। तो आने के बाद बोलने लगता है कि सभी लोग शांत हो जाओ और मेरा बात सुन लीजिए। पहले आप सभी लोगों को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ आज होने वाला एक्शन के लिए यहाँ पर आने के लिए, और आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर आकर लंबी चौड़ी स्पीच बिल्कुल भी देने नहीं वाला हूँ, सीधा काम की बात करने वाला हूँ। तो इसीलिए एक्शन में फर्स्ट बिकने वाले आइटम ये एमराल्ड मेलन है, और आपको भी अच्छी तरह से पता है कि जैसे स्पिरिचुअल जेड 5 ग्रेड्स के अंदर डिवाइडेड है, एमराल्ड, व्हाइट, रेड, पर्पल, गोल्ड, और एमराल्ड मेलन एमराल्ड ग्रेड के लो क्वालिटी का है। और आप भी देख सकते हो इस एमराल्ड मेलन के अंदर थोड़ा बहुत व्हाइट कलर की रोशनी भी आ रहा है, इसका मतलब ये आगे जाकर एक व्हाइट ग्रेड की हाई क्वालिटी की स्पिरिचुअल जेट भी बन सकती है। और इसी वजह से इसका शुरुआत की बोली 20,000 है, ये सुनने के बाद एक बंदा 30,000 बोलता है, ये सुनने के बाद एक और बंदा 40,000 बोलता है, ऐसे ऐसे बोलते बोलते इसका प्राइस 1 लाख पे ऊपर आकर रुक जाती है। अभी ये शाह भाई जांग से बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम जैसे स्लम से आने वाले कचरों को इस जैसे कीमती स्टोन के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं होगा, इसीलिए तुम पहले काफी उछल रहे थे, तेरा जबान काफी ज्यादा चल रहा था, पर अब तुम्हारा जबान पूरी तरह से बंद हो गया। ये सुने बाद जाएंगे बोले तो ओहो तुझे ऐसा लग रहा है, अगर सच में ऐसा रखते हो तो मेरे साथ एक बेट करो, मैं वहां पर जाकर उस एमराल्ड मेलन के सच्चे वैल्यू को सभी को बताऊंगा और उसे सारे लोगों के सामने प्रूव भी करूंगा, तब तुम क्या करोगे। ये सुने बाद शाह भाई बोलने लगता है कि तुम कचरे के क्या तेरे पास इतना औकात ही नहीं उस एमराल्ड मेलन के सच्चे वैल्यू के बारे में पता करने के लिए। अगर मान लो कि तुम जैसे तैसे करके उस एमराल्ड मेलन के सच्चे वैल्यू के बारे में पता करके सारे लोग के सामने प्रूव करोगे, उसके बाद मैं तुम्हें अपने सबॉर्डिनेट जैसा ट्रीट नहीं करूंगा बल्कि अपना सच्चा दोस्त जैसा ट्रीट करने लगूंगा। ये सुने बाद जाए बोला ओहो अगर ऐसी बात तो मुझे ये शर्त मंजूर है, ये बोल के वहां से उठ जाता है। उठने के बाद आनंद सुर को देख रहे बोला होता है मैं भी उसके ऊपर एक बिड बोलना चाहता हूँ, और वो बिड ये है कि मैं उस एमराल्ड मेलन के बदले मैं तुझे 1,000 देना चाहता हूँ। ये सुनने बाद वो सारे लोग पूरी तरह हिल जाते और भड़क जाते और बोलने लगते क्या 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 बंदा पूरी तरह से पागल हो गया क्या, इसे यहाँ से कोई बंदा आकर निकाल दो। और जहाँ की ये बात सुनने के बाद शाह भाई पूरी तरह हिल जाता और बोलने लगता है क्या 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 तुम पागल होएगा, अगर तुम इस एमराल्ड मेलन के सच्चे वैल्यू के बारे में नहीं पता तो दफा हो जाए, पर यहाँ पर आकर ऐसा बकवास बात करके ऐसा गड़बड़ क्रिएट करने की कोई भी जरूरत नहीं। ये सुनने बाद जान बोलने लगता है तुम सारे लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हमारा फिश जितना साइज होने वाले इंफीरियर क्वालिटी के स्पिरिचुअल जेड भी ब्लैक मार्केट के अंदर भी 50,000 से ज्यादा नहीं बिकता। अगर ऐसी बात तो ये एमराल्ड मेलन के अंदर की वो स्पिरिचुअल जेड एक वॉलनट से भी काफी ज्यादा छोटी है, तो इसीलिए गाइस तुम ही अच्छी तरह से सोचो इतना छोटा स्पिरिचुअल जेड के लिए वो भी इंफीरियर क्वालिटी का कोई भी बंदा 1,000 से ज्यादा देता है क्या। ये सुने बाद वहाँ पे सारे लोगों को डाउट आने लगता है। इसे देखने के बाद याना सर बोलने लगता है कि वो बच्चा काफी ज्यादा मजा कर रहा है, मैं आप सभी लोगों के अंदर के डाउट को पूरी तरह से दूर करवाना चाहता हूँ। ये बोल के एक बंदा को वहां पर बुला लेता हूँ, बुलाने के बाद बोलने लगता है जाओ, जाने के बाद एमराल्ड स्टोन को पूरी तरह से कट कर दो, इसके बाद उसके अंदर के स्पिरिचुअल जोड़ को बाहर निकाल दो। इसके बाद ये सारे लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाएगी इसके अंदर का स्पिरिचुअल जोड़ वॉलनट की साइज है या फिश की साइज या उससे भी बड़ी है। ये सुने तुरंत बाद वो बंदा वहां पर आ जाता है, उस एमराल्ड स्टोन को पूरी तरह से कट करना चालू करता है। इसके बाद वो सच में उसके अंदर छोटा सा स्पिरिचुअल जोड़ बाहर आ जाती है, और इतना छोटा सा जेड को देखने के बाद ये सारे लोग पूरी तरह से निराश हो जाते हैं और बोलने लगता है कि अरे बाप रे उस बच्चे को ऐसे पता चला इसके अंदर इतना छोटा सा जेड है। अब याना सर भी बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर इतना साल से काम कर रहा हूँ फिर भी इसके अंदर इतना छोटा सा जेड है, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता चला। ऐसा लग रहा है आज इस बच्चे का लकी दिन है, तो इसलिए इसका पता चल चुका होगा। इसके बाद जूजन हॉल का ओनर वहां पर आ जाता है, आने के बाद तुरंत ही वो जेड को पकड़ के जैंग की तरफ फेंक देते, फेंकने के बाद बोलने लगता है कि इस कचरे को तुम ही रख लो। ये सुनने के बाद जैंग उस जेड को लेते हुए बोला होता है थैंक्स ब्रो, ये कचरा है मैं भी मानता हूँ, फिर भी ये कचरा भी मेरे काम आ सकती है। और इसे देखने के बाद ये शाह भाई अपने मन ही मन सोचने था अरे बाप रे इस बच्चे को इसके बारे में इतना एक्यूरेटली कैसे पता चल गया, ऐसा लग रहा है मैं इस बंदे को पूरी तरह से मिसजज किया है। अगर ऐसी बात तो ये जैंग आगे जाकर मेरा काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। अभी अनाउंसर तरफ देखते हैं बोल रहा होता है नहीं आप लोगों को निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहला वाला आइटम सिर्फ एक एपेटाइजर था, क्योंकि मेन डिश आना अभी भी बाकी है, तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल भी और देर नहीं वेट करवाऊंगा, तो इसीलिए डायरेक्टली सेकंड डिश को ऑर्डर करूंगा, क्योंकि इस ऑक्शन हॉल के अंदर अगले वाला आइटम काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक बार सिर्फ एक बार आप उस आइटम को देख लो, उसके बाद आप उस आइटम को जरूर लेना ही चाहेगा। आइटम की खासियत बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक और डिटेल बताना चाहता हूँ, और इस आइटम को लाते लाते हमारे जूस अंकल के 16 लोग मर गए हैं, क्योंकि ये आइटम ऐसे वैसे आइटम नहीं बल्कि एक मिस्टिकल बीस्ट का एक कोर है, और इसका शुरुआत बोली 1,50,000 है। ये आइटम को देखने के बाद जंग थोड़ा हिल जाता है और बोलने लगता है कि इस आइटम मुझे हर हालत में चाहिए। ये सुनने के बाद शाह भाई भी थोड़ा चौंक जाता है और पूछने लगता है पर तुझे इतना अर्जेंटली ये आइटम क्यों चाहिए। ये सुनने के बाद जंग बोलने लगता है कि मेरे कैट को खिलाने के लिए, ये बोल के वहां से कूद जाता है। कूदने के बाद सीधा उस बीस्ट के कोर के सामने आकर पहुंच जाता है। इसे देखने के बाद उसका बॉडीगार्ड वहां पर आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत
हिम्मत भी कैसे हुई, क्या तुम इस आइटम को चुराना चाहते हो? ये सुने बाद जैंग बोलने लगता है तुझे इतना भी ओवर एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी एक कस्टमर हूँ और एक कस्टमर होने के नाते मेरा भी एक फर्ज बनता है कि मैं जो आइटम को खरीद रहा हूँ वो सच्चा आइटम हो। क्योंकि अगर तुम ही देख लो भाई एक और एक फेक आइटम है तो मेरा ही पैसा को नुकसान हो जाएगा। पर अब मैं इस आइटम को इतना करीब से देख चुका हूँ तो इसलिए इसके बारे में मुझे सब कुछ समझ आ गया। पर सारे लोगों को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है इस आइटम की असलियत के बारे में मेरे अलावा किसी और ने पहचाना नहीं है, क्योंकि असलियत में ये आइटम मास्टर कोर है ही नहीं है। ये सुनने के बाद वो अनासोर को आती है गुस्सा, इसके वजह से चिल्लाने लगता है कि तुम बच्चे का क्या, तेरी हिम्मत भी कैसे हो यहाँ पर आकर ऐसे झूठे झूठे इल्जाम लगाने की। तो इसलिए मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम जो भी बोलो वो सारे चीजों को प्रूव नहीं करोगे तो इसके बाद तेरा अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। ये सुनने के बाद जैंग बोलने लगता है नहीं इसमें प्रूव करने की कोई भी बड़ी बात बिल्कुल भी है ही नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मास्टर कोर कैसे दिखते हैं। नॉर्मली उस जैसे लोअर ग्रेड के मास्टर कोर के अंदर व्हाइट एनर्जी भरी पड़ी होती है, इसके वजह से वो व्हाइट एनर्जी बदल के बाहर की तरफ व्हाइट रोशनी जैसे दिखने लगती है। और मैं भी ये मानता हूँ कि ये भी एग्जैक्टली मास्टर कोर जैसे दिख रहा है, पर जब तुम इसको गौर से देखने लगोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि इसके एकदम बीचों बीच छोटा सा क्रैक बना हुआ है। तो इसलिए मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ क्या पहले इस जैसे क्रैक होने वाले मास्टर कोर को पहले कभी भी देखा है क्या? ये सुनने के बाद उन्हीं बंदों में से एक बंदा बोलने लगता है हाँ मैंने पहले काफी सारे स्पिरिट कोर को देख चुका हूँ, फिर भी ये सारे स्पिरिट कोर के ऊपर एक भी क्रैक नहीं आई थी। अगर ऐसी बात है ये स्पिरिट कोर सच में नहीं होगा, पर असल में स्पिरिट कोर नहीं हो तो असल में क्या है? ये सुनने के बाद जैंग बोलने लगा क्या क्या तो आप सभी लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है ये असल में क्या है। ये सच में एक सरपेंट की ट्यूमर है, आप सभी को भी अच्छी तरह से पता है कि सरपेंट ट्यूमर एक कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर मैं सरपेंट के अंदर की ट्यूमर के बारे में बात करें तो ये सरपेंट के अंदर की ट्यूमर थोड़ा थोड़ा करके 30 साल के बाद इतना बड़ा हो जाती है। और अगर हम इसके अंदर की व्हाइट रोशनी के बारे में बात करें तो ये पॉइजन की वजह से आ रही है रोशनी। और सारे बात सुने हुए सारे लोग पूरी तरह से भड़क जाते और चिल्लाने लगते हैं क्या 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 सिर्फ ये सरपेंट की ट्यूमर के लिए 1,50,000 मांग रही है जूस खाल के लोग। ऐसा करते हुए ये जूस खाल के लोगों को शर्म नहीं आता है? ये सुने बाद एक और बंदा बोले हाँ हमने बोली ना बोल के अच्छा काम किया, वरना हमारा पैसा पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। और ये सारे बात सुनने के बाद ये बुढ़ा पूरी तरह से गुस्सा आ जाता है, इसके वजह से वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि इस बच्चे का इस बच्चे ने फिर से यहाँ पर आकर हमारा पूरी तरह से नुकसान करवा दिया। इस बच्चे ने पहले बार बोल के 1 लाख का नुकसान करवा दिया और इसके बाद बोल के कम से कम 3 लाख का नुकसान तो करवा दिया, तो इसके बाद मैं इस बच्चे को बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगा। ये सोचने तुरंत बाद ये अनाउंसर बोलने लगता है कि बॉडीगार्ड तुरंत ही जाओ, जाने के बाद इस बच्चे को बाहर फेंके हो। ये सुनने के बाद बॉडीगार्ड ठीक होकर के जैंग की तरफ बढ़ने लगता है। इसे देखने के बाद जैंग बोलने लगता है कि रुको रुको भाई इतना भी जल्दी क्या है, मैं यहाँ से जाने के लिए जा सकता हूँ पर उससे पहले मुझे ये सरपेंट ट्यूमर भेज दो, इसके बाद मैं खुद ही यहाँ से चले जाऊंगा, क्योंकि ये चीज मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला, पर ये चीज काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है तो इसलिए मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। ये सुनने बाद अनाउंसर बोलने लगता है कि नॉर्मल में इसे बेच जाता आसानी से, पर तुमने यहाँ पर आकर पूरी तरह से गड़बड़ कर दी है, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार, तो इसलिए तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। एक बार तुम उसका कीमत चुकाओ उसके बाद मैं इसको बेचने के बारे में सोचूंगा तुम्हें। ये सुनने बाद जैंग बोलने लगता है मुझे अच्छी तरह से पता है बुढ़ा मेरे वजह से आपको एक बड़ा नुकसान हो चुका है, तो इसलिए उस नुकसान का भरपाई करने के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं इस नुकसान का भरपाई यूं ही नहीं करूंगा बल्कि इसके बदले मैं इस आइटम को मेरे पास रख लूंगा गिफ्ट समझ के। ये सुने वाला वो बुढ़ा को और भी गुस्सा देते चिल्लाने लगता है कि तुम उस आइटम को रख सकते हो, पर अगर तुमने सच में मेरा नुकसान का भरपाई नहीं कर पाए तो इसके बाद तेरा अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। ये सुने बाद ठीक है बुढ़ा बोल के जैंग वहां पर नीचे पड़ा हुआ एमराल्ड स्टोन के टुकड़े को देखने लगता है। और इसे देखने पर सारे लोग पूरी तरह से चौंक जाते हैं और पूछने लगता है अरे बाप रे वो असल में क्या कर रहा है, वो क्या पागल हुआ है क्या? ये सुने बाद वही बार एक और बंदा बोलने लगता है नहीं मुझे ऐसा लग रहा है वो बंदा पागल नहीं बल्कि वो सारे टुकड़े में से कुछ ना कुछ तो होगा। और तभी जैंग उस नीचे पड़ा हुआ एक टुकड़े को उठा लेता है और उठाने के बाद बोलने लगता है कि मिल गया। ये बोल के उस बुढ़ा से बोलने लगता है कि बुढ़ा तुम इस टुकड़े को देख रहे हो यही तुम्हारा नुकसान का भरपाई करवाएगा आज। और उस टुकड़े को देखने के बाद सारे लोगों में से एक बंदा बोला होता है क्या 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 सच में वो स्पिरिट रूट हो सकता है क्या? ये सुने बाद जैंग बोलने लगता है एग्जैक्टली तुमने सही गेस किया। अगर किसी को स्पिरिट रूट के बारे में नहीं पता तो मैं बता ही देता हूँ। आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि स्पिरिट जेड कुछ ही देर के लिए काम आते हैं, एक बार उसके अंदर की एनर्जी खत्म हो जाएगी उसके बाद नॉर्मल जेड बन जाएगा, उसके बाद वो जेड तेरा पूरा जिंदगी भर कभी भी काम नहीं आएगा। पर अगर तेरे पास स्पिरिट रूट होता तो उसको पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि ये स्पिरिट रूट आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को और हेवन एंड अर्थ एनर्जी को पूरी तरह से अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है और एक बार पूरी तरह से ऑब्जर्व करने के बाद उस एनर्जी को स्पिरिट जेड के अंदर भी प्रोवाइड कर सकती है, जिसकी वजह से तेरे पास की वो नॉर्मल जेड एक स्पिरिचुअल जेड फिर से बन सकती है। तो इसीलिए अगर तेरे पास स्पिरिट रूट हो तो तुम एक स्पिरिचुअल जेड को यूज करके पूरा जिंदगी भर कल्टिवेट कर सकते हो। तो इसीलिए मैं अभी स्पिरिट रूट को ऑक्शन में रख रहा हूँ। इसका शुरुआत की बोली है 3 लाख, आगे बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। ये सुने वो सारे लोग हिल जाते और चिल्लाने लगते हैं कि मैं 4 लाख देने के लिए तैयार हूं। और कोई बंदा 4,20,000 बोलता है, ऐसे ही बोली बढ़ते जा रहे होते। इसके बाद जैंग बुढ़ा उस तरफ देखते हुए होता है बुढ़ा ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर अनाउंसमेंट किया जाता है, तो इसीलिए बुढ़ा तुम भी अच्छी तरह से देख सकते हो अब मैं तेरा नुकसान का भरपाई कर सकता हूँ अच्छी तरह से, तो इसीलिए मेरे से माफी मांगा और मुझे सीनियर बुला, उसके साथ साथ वो ट्यूमर भी मुझे दे। अभी ये सारे स्पिरिट रूट के पैसे तुम्हारे होंगे वरना ये सारे पैसे मेरे होंगे। और ये सारे कंडीशन सुनने के बाद बुढ़ाओ को भी मनी मन काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, फिर भी अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल करके उस ट्यूमर को लेता हो। लेने के बाद जैंग के पास जाकर उस ट्यूमर को देने वाला होता, तभी पीछे से
एक आवाज आने लगती है और आवाज बोलने लगती है कि रुको, और वो बोलने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि यही औरत होते हैं और यही जूशंग हाल का लीडर भी होते हैं और इसका नाम फेफे होता है। बस पहले मेरे से ये गलती हो गई थी और वो गलती है कि मैं किसी एक बंदे को उस एक्शन हॉल का ओनर बोला, पर वो ओनर नहीं बल्कि इस एक्शन हॉल का एक एल्डर है। और तब ये फेफे बोलने लगते तुम बुड्ढे साले, तुम हमारा एक्शन हॉल के अंदर 37 ईयर से काम कर रहे हो, फिर भी तुम आइटम्स की असलियत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है क्या? और अब देखो तेरे वजह से हमारा एक्शन हॉल का पूरा इज्जत मिट्टी में मिल गया, तो इसलिए मैं तुम्हारा 1 साल की सैलरी का पूरी तरह से कट कर रहा हूँ। क्या तुम्हें इससे कोई शिकायत है? ये सुने वाला बुढ़ा कहने लगता है नहीं नहीं मैडम, आप जैसे कह रहे मैं वैसे ही करने के लिए तैयार हूँ। ये सुने तुरंत बाद ये फेफे उसके हाथ में वो ट्यूमर को लेते हुए जैंग को देते हुए बोले हुए थे कि छोटे भाई तुम्हारे पास काफी अच्छा नॉलेज है, तो इसलिए तुम क्यों ना अगर हमारे जूशंग हाल के अंदर ही काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें एक अच्छा घर भी गिफ्ट दूंगा और उसके साथ काफी सारे पैसे भी दूंगा। और मैं लिख के बोल सकती हूँ कि अगर तुम ये ऑफर को एक्सेप्ट करोगे तो तेरा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। ये सुनने बाद जैंग बोलने लगता है कि इतना खूबसूरत औरत इतना खूबसूरत ऑफर को दे रही है मुझे, ये रिजेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए, फिर भी मैं रिजेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये बोल के उसके हाथ में वो ट्यूमर को छीन लेता हूँ। छीने के बाद बोलने लगता है कि मैं भी लिख के बोल सकता हूँ ये ऑफर के बिना भी मेरा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाले है। ये सुनने बाद फेफे बोलने लगता है मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि हर बंदे के पास अपनी खुद की ड्रीम्स है, तो इसीलिए जब तुम आगे जाकर अपना माइंड चेंज कर रहे हो तो इसके बाद मेरे पास आ सकते हो तुम। तब जैंग बोलने लगता है कि बुढ़ाओ क्या तुम सच में कुछ बोल रहे हो, क्योंकि हमारा डील अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये सुनने बाद बुढ़ाओ काफी गुस्से से नाच आकर भी बोलने लगता है कि सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दो, वहां पर गलती मेरी थी। ये सुनने बाद जैंग बोलने लगता है बुढ़ाओ तेरे अपॉलॉजी में मुझे कोई भी सच्चाई नहीं दिखाई दी, फिर भी मैं तुझे माफ करने के लिए तैयार हूँ। ये बोले तुरंत बाद जैंग उस ट्यूमर का अपने पास रखकर फिर से शाओ भाई के बाजू में आकर बैठ जाता है। अब शाओ भाई धीरे से जैंग से पूछता है कि जैंग मुझे सच सच बताओ क्या सच में वो एक मास्टर कोर नहीं है क्या? क्योंकि मैंने पहले भी काफी सारे सर्पेंट ट्यूमर्स को देख चुका हूँ, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखते। ये सुनने बाद जैंग बोले था ऑफ कोर्स सर्पेंट ट्यूमर ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखते, क्योंकि एक सच में एक मास्टर कोर है, वो भी लो क्वालिटी का नहीं बल्कि मीडियम क्वालिटी का है। और इस कोर के बीच में क्रैक किसी वजह से आ रहा है क्योंकि ये अभी रिसेंटली लो ग्रेड से मीडियम ग्रेड के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। और मुझे पूरे यकीन है सारे लोगों को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि ये बात काफी ज्यादा सीक्रेट हुई है। ये सुनने बाद शाओ भाई पूरी तरह हिल जाता है और पूछने लगता है क्या 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 इसका मतलब तुम ये सारे लोगों के साथ साथ इस एक्शन हॉल के ओनर को भी बुद्धू बना के उस मास्टर कोर को यहाँ पर ला चुके हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बिल्ली को खिलाने के लिए। ये सुने बाद जैंग बोले हाँ मैं वो सारे लोगों को बुद्धू बना के इस कोर को यहाँ पर ले आ चुका हूँ, तो क्या क्योंकि मेरा बिल्ली ऐसा वैसा बिल्ली नहीं बल्कि काफी स्पेशल बिल्ली है। अगर इस मास्टर कोर को इस बिल्ली ने खा लिया तो उसके बाद इसका कल्टिवेशन भी ऊपर बढ़ सकती है। और तब यहाँ पे छोड़ो कुछ देर बाद का ये सोसो की तरफ सोसो अपने घर के पास रहकर अपना प्रैक्टिस किए जा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे जैंग आ जाता है। इसे देखने के बाद सोसो कुछ होते बोल रहे थे जैंग जैंग तो फाइनली यहाँ पर आ ही गए। इसके बाद ये जैंग के पास जाते हैं, जाने के बाद पूछ रहे होते हैं जैंग तुम ठीक हो ना, वो सारे मिलकर तुम्हें कुछ भी नुकसान करने की कोशिश नहीं की ना? ये सुनने बाद जैंग बोले थे नहीं नहीं तुझे मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम भी देख सकते हो मैं अभी ठीक हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर के बाद या कुछ ही दिन के बाद यहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े कांड होने वाले हैं। और तभी आप छोड़ो कुछ देर पहले का तब हम देखते ये अनाउंसर फिर से तीसरे आइटम का अनाउंसमेंट दे रहा होता, तभी उसके पास एक बंदा आ जाता है और आने के बाद धीरे से उसके कान में कुछ ऐसा बोल देता है। ये सुनने के बाद ये अनाउंसर सभी लोगों को अनाउंसमेंट देने लगता है कि सारी गाइस आप सभी लोग हमारे एक्शन कॉल को माफ करना, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, इसके वजह से एक्शन यही पर खत्म हो जाती है। ये सुनने के बाद जंग वहां से उठते हुए बोला होता है शाह भाई तुम अभी बैठकर यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुमने अनाउंसमेंट नहीं सुना क्या? तो चले चलते। ये सुनने के बाद ये शाह भाई बोलने लगता है कि जंग तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मुझे ये जूशंग हाल से कुछ इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करना है। ये सुनने के बाद जंग पूछने लगता है क्या तुम अकेला, इसका मतलब तुम्हारा चेन फैमिली इसमें इन्वॉल्व नहीं है क्या? ये सुनने के बाद शाह भाई बोलने लगता है नहीं नहीं मेरा चेन फैमिली नहीं इन्वॉल्व है, मेरा पर्सनल मैटर है, तो इसलिए मैं अकेला जाकर इस जूशंग हाल के लीडर से बात करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जंग वहां से जाते जाते अपने मन ही मन सोचने लगता है कि इंटरेस्टिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसके बारे में मुझे और भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। और तब हम प्रेजेंट में आते हैं, तब हम देखते हैं जंग उस सोसो का हाथ पकड़ के कई बार ले जा रहा होता है। ले जाते बोल रहा होता है कि सोसो हम अपने मार्शल अकादमी के यहाँ पर जा रहे हैं, वहां पर जाने के बाद वहां पर सिचुएशन के बारे में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें पता करना चाहिए। ये बोल के ऐसा कुछ देर ट्रैवल करने के बाद वो फाइनली वो मार्शल अकादमी के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। पहुंच जाने के बाद उसके क्लासरूम के अंदर जाते हैं। जाने के बाद पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी बंदा नहीं होता, वहां पर झाड़ू लगाने वाले के अलावा। ये देखने के बाद जंग पूछने लगता है कि यहाँ पर सारे लोग कहाँ पर गए हैं? ये सुने बाद वो बंदा जवाब देने लगता है हमारे सारे टीचर किसी गेस्ट के साथ बाहर गए हुए हैं, इसलिए स्कूल यहीं पर एंड हो गया। अब जंग पूछने लगता है वो सारे टीचर मिलकर कहाँ पर गए हुए और किस वजह से गए हुए, इसके बारे में तुझे पता है क्या? ये सुने बाद वो बंदा जवाब देने लगता है कि मुझे इस मामले के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं पता, पर यहाँ पर आया वो सारे गेस्ट चेन फैमिली के बारे में बात कर रहे थे। ये सुने बाद जंग थोड़ी देर सोचता है, इसके बाद सोचने से बोलने लगता है कि मोटे हम फाइनली रिच होने वाले हैं। ये सुने बाद मोटा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछने लगता है कि पर इससे हम कैसे रिच होने वाले? ये सुने बाद जंग जवाब देने लगता है कि मोटे क्या तुझे इतना भी समझ नहीं आता है कि वो चेन फैमिली हमारे ग्रेट बैंडिट को काफी साल से बर्बाद करना चाहती है, और मुझे ऐसा लग रहा है चेन फैमिली फाइनली इस प्लान को स्टार्ट कर चुकी है, और इसके बारे में हमारे ग्रेट बैंडिट हाल के सारे लोगों को पता चल चुका है। इसके लिए सारे ग्रेट बैंडिट को एक ही साथ इकट्ठा कर रहे हैं। ये बोलने के बाद ये जंग धीरे से सोसो के कान में ऐसा प्लान बताने लगता है। ये प्लान सुनने के बाद ये सोसो हिल जाता है और पूछने लगता है क्या 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 तुझे सच में लगता है ये प्लान वर्क करेगा
जाएगा। ये सुनने के बाद जैंग बोले थे तुझे मेरे पर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि ये प्लान पर मुझे पूरा भरोसा है, तो इसलिए हमारा प्लान के मुताबिक तुम कहीं पर जाकर छुप जाओ क्योंकि तुझे ढूंढने के लिए कोई ना कोई बंदा तेरे पीछे जरूर आएगा और उसी बंदे से तुम थोड़ा बच के रहना चाहिए। ये बोल के जैंग वहां से बाहर आ जाओ। बाहर आने के तुरंत बाद वो सीधा एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे की तरफ एक कट्टा सा बंदा एक कुड़ाली को लेके आ चुका होता है और इसका बनक जैंग को लग जाते है। इसके वजह से पीछे मुड़ जाता है और बोलने लगता है कि क्या आपको मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। और तब हम उस बंदे की तरफ देखते हैं, वो बंदा और कोई नहीं बल्कि 9 ग्रेड बैंडिट में 8th बैंडिट होता है। तब 8th बैंडिट जैंग से पूछने लगता है क्या बच्चे तुम अभी जू से अंगार से बाहर आ रहे हो, वो भी उस शाह भाई से मिलने के बाद। ये सुनने के बाद जैंग जवाब देने लगते हैं हाँ 8th बैंडिट में अभी वो चेन फैमिली के शाह भाई से मिल के आ रहा हूँ, क्या इससे आपको तकलीफ है क्या। ये सुनने के बाद 8th बैंडिट बोलने लगता है अगर ऐसी बात है तुम ही इस मिशन के लिए परफेक्ट बंदे हो तो इसलिए फिर से उस शाह भाई के पास जाओ। जाने तुरंत बाद शाह भाई को जैन से मार डालो वहीं पे। ये सुनने के बाद जैंग बोलने लगता है कि 8th बैंडिट आपको भी अच्छी तरह से पता है कि वो चेन फैमिली के सामने हमारे ग्रेट बैंडिट हाल एक चींटी के बराबर है। इस वजह से वो चेन फैमिली हमारे ग्रेट बैंडिट हाल को मसलना चाहते हो आसानी से मसल सकती है। तो इसके बाद भी ये सारे बात जाने के बाद आप 9 ग्रेट बैंडिट्स उस चेन फैमिली से क्यों पंगा ले रहे हैं। ये बोलने के बाद जंग अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है इस सवाल का जवाब मुझे अच्छी तरह से पता है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस सारे कांड के पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड है और वही मास्टरमाइंड काफी सालों से इस चेन फैमिली के बीच और ग्रेट बैंडिट हाल के बीच काफी बड़ा लफड़ा करवा रहा है। पर वो मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? क्या ये 9 ग्रेट बैंडिट में कोई बैंडिट हो सकता है या चेन फैमिली का कोई बंदा हो सकता है? वो कोई भी हो वो कुछ ही समय के बाद मेरे प्लान के अंदर फंस जाएगा। उसके बाद वो अपने आइडेंटिटी को मेरे सामने वही खुद ही रिवील करेगा। और वो पहले वाले बात सुनने के बाद 8th बैंडिट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से चिल्लाने लगता है कि जैंग तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये सुनने के बाद जैंग बोलने लगता है मेरे पास इससे भी ज्यादा हिम्मत है, मैं क्या तुम्हें और भी सच्चाई बताऊं क्या? वो शाह भाई तेरे से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से उसे मारने के लिए तेरे पास औकात नहीं है और ताकत भी नहीं है। इसके वजह से उसे मारने के लिए उसके दोस्त के रूप में मुझे भेज रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आता है क्या? और ये सारे बात सुनने के बाद 8th बैंडिट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से चिल्लाने लगता है कि जैंग अब तेरे पास दो ही चॉइसेस है, पहले चॉइस वहां पर जाओ और शाह भाई को जैसे तैसे मार डालो या तो मैं ही तुझे अपने खुद की हाथों से मार डालूंगा यही पे। तब जैंग बोलने लगता है कि ये सारे बातों के बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखे, मैं तुझे एक और सच बताऊं क्या? ये सारे 9th ग्रेड बैंडिट्स में तुम ही सबसे अनलकीस्ट पर्सन हो। ये सुने वो 8th बैंडिट पूछने लगता है क्या वो सारे लोगों में से मैं ही अनलकीस्ट पर्सन हूँ? ऐसा क्यों, तुम्हारा मतलब क्या है? ये सुने बाद जैंग हंसते हुए बोला होता है क्योंकि वो सारे 9 ग्रेट बैंडिट्स में से तुम ही सबसे वीकेस्ट बैंडिट हो। इस वजह से अगर वो चेन फैमिली तुम्हारे ग्रेट बैंडिट हाल को बर्बाद करना चालू किया तो पहले तुम ही से शुरू करेगी क्योंकि तुम ही वो चेन फैमिली के लिए सबसे आसान टारगेट हो गए। और ये सारे बात सुनने के बाद किसी को भी गुस्सा आता है। इसके वजह से 8th बैंडिट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से चिल्लाने लगता है कि जैंग तुम कम ही नहीं गए क्या, तुम आज मेरे हाथों से जरूर मरोगे। ये बोल के अपना कुड़ा ले लेता है। लेने के बाद जैंग की तरफ हवा में उड़ देता है। उड़ने के तुरंत बाद एक जोरदार अटैक जैंग के ऊपर कर देता है। पर इसे देखने के बाद जैंग आसानी से उसे डच कर लेता है। इसे देखने के बाद 8th बैंडिट को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से फिर से एक जोरदार अटैक जैंग पर कर देता है। पर इसे देखने के बाद जैंग इसे भी आसानी से डच कर लेता है। और इसे देखने के बाद हंसते हुए 8th बैंडिट बोलने लगता है कि मैं भी मानता हूँ वो 9 ग्रेट बैंडिट्स में मैं वीकेस्ट बैंडिट हूँ, फिर भी मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तो इसलिए मैं अगर चाहता तो तुम आसानी से जान से मार सकता हूँ। फिर भी मैं तुझे एक मौका देना चाहता हूँ, तो इसलिए जाओ, जाने के बाद शाह भाई को जान से ही मार डालो, उसके बाद मैं तेरा जान ही नहीं बख्श दूंगा, उसके साथ काफी ज्यादा रिवार्ड भी तुझे दूंगा। ये वहां पर खड़े होकर ये सब बोल ही रहा होता, तभी पीछे से कोई आता और आने के बाद इसको तरफ छोटा सा पत्थर फेंक देता और वो पत्थर सीधा आकर इसके लेग को लग जाते है। इसके वजह से अपना बैलेंस खो देता है। इसके वजह से वो नीचे गिर जाता है और ये देखने के बाद जंग थोड़ा चौंक जाता है। इसके बाद पीछे मुड़कर देखने तुरंत बाद और भी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वहां पर और कोई नहीं बल्कि आंटी ये खड़े हुए होते और आंटी ये जंग को देखने के बाद कुछ भी नहीं बोल रहे होते, सिर्फ उसे ऐसा घूर के देखने लगते। तभी हमारे ये एपिसोड ये पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।